यहाँ स्क्रीनशॉट की जानकारी उसी क्रम और सरल भाषा में दी गई है। रेडियो और सैटेलाइट आधारित प्रौद्योगिकियाँ। रेडियो और सैटेलाइट तकनीकें दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल डिवाइड को खत्म करने में मदद कर सकती हैं। सेवा की गुणवत्ता में सुधार। नई तकनीकों को अपनाने पर जोर देना चाहिए और लगातार स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराना चाहिए। नेटवर्क बेहतर करने के लिए निजी कंपनियों के निवेश को बढ़ावा देना चाहिए। इंटरनेट चलाने वाले डिवाइस और डेटा को सस्ता रखना चाहिए ताकि सब इसका इस्तेमाल कर सकें। यहाँ स्क्रीनशॉट की जानकारी उसी क्रम और सरल भाषा में दी गई है। व्यापार रहस्य, ट्रेड सीक्रेट्स। विषय: यह व्यापार से जुड़ी ऐसी गोपनीय जानकारी होती है जिसकी अपनी कीमत होती है। कानूनी प्रावधान। इसकी सुरक्षा सामान्य कानूनों के जरिए होती है, जैसे अनुबंध अधिनियम, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आईपी अधिनियम और कॉपीराइट आदि। सुरक्षा अवधि। इसकी सुरक्षा तब तक बनी रहती है जब तक जानकारी गुप्त सीक्रेट रहती है। पादप किस्म, प्लांट वैरायटीज। विषय: इसमें पारंपरिक किस्में, स्थानीय प्रजातियां और नई विकसित प्रजातियां शामिल होती हैं जो 1 साल से ज्यादा समय से व्यापार या इस्तेमाल में हों, जो 15 साल या 18 साल पेड़ और लताओं के लिए से कम समय से इस्तेमाल में हों। कानूनी प्रावधान। पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम PPVFRA 2001। सुरक्षा अवधि 6 से 10 वर्ष। बौद्धिक संपदा अधिकारों IPR को मजबूत बनाने का महत्व। आर्थिक प्रभाव। ट्रेडमार्क, पेटेंट और कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन में 1% की बढ़ोतरी होने से विदेशी निवेश FDI में क्रमशः 3.8%, 2.8% और 6.8% तक की वृद्धि हो सकती है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा। पेटेंट फाइल करने में तेजी ये बताती है कि भारत नई खोजों, नवाचार का बड़ा केंद्र बन रहा है। स्टार्टअप इकोसिस्टम। मार्च 2024 तक भारत में 1.25 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स को पहचान मिली है, जो पेटेंट मिलने की रफ्तार बढ़ने के कारण संभव हुआ है। विविधता और समावेशन। पेटेंट फाइल करने में महिलाओं की भागीदारी 2021 के 10.2% से बढ़कर 2022 में 11.6% हो गई है। भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार IPR से संबंधित चुनौतियां। अनुसंधान और विकास R&D पर कम खर्च। भारत अपनी GDP का केवल 0.7% हिस्सा रिसर्च पर खर्च करता है, जो चीन 2.1% और ब्राजील 1.3% के मुकाबले बहुत कम है। पेटेंट विवाद और एवरग्रीनिंग। दवा कंपनियां दवाओं में छोटे मोटे बदलाव करके अपनी पेटेंट अवधि बढ़ाने की कोशिश करती हैं, जिसे एवरग्रीनिंग कहते हैं। भारत का पेटेंट कानून धारा 3D इस पर रोक लगाता है, जिससे बड़ी कंपनियों के साथ विवाद होता है। अनिवार्य लाइसेंसिंग की चिंताएं। सरकार जरूरत पड़ने पर बिना कंपनी की मर्जी के जीवन रक्षक दवाएं बनाने की अनुमति दे सकती है। इससे बड़ी दवा कंपनियों के साथ तनाव पैदा होता है। IP के बदले पैसा मिलना, वित्त पोषण। अभी शुरुआती दौर में जागरूकता की कमी और IP की सही कीमत तय न कर पाने की वजह से बौद्धिक संपदा जैसे पेटेंट या कॉपीराइट को गिरवी रखकर लोन लेना अभी मुश्किल है। लंबित पेटेंट पर अस्पष्टता। भारत में लंबित पेटेंट पेंडिंग पैटेंट्स को लेकर अमेरिका की तरह स्पष्ट नियम नहीं है, जिससे पेटेंट का गलत इस्तेमाल हो सकता है। अन्य चुनौतियां। IPR देने की प्रक्रिया में देरी। पुराने लंबित मामलों की बहुत बड़ी संख्या। IPR कानूनों से जुड़ी समस्याएं। IPR कानूनों का सही से लागू नहीं होना। कई बार बौद्धिक संपदा अधिकार IPR से जुड़े कानून सही तरीके से लागू नहीं हो पाते। इसका मतलब यह है कि कानून तो मौजूद होते हैं, लेकिन उनके पालन और क्रियान्वयन में कमियां रह जाती हैं। वाणिज्यीकरण की कमी। हालांकि पेटेंट फाइलिंग की संख्या बढ़ रही है, फिर भी बाजार में तैयार उत्पादों की सफलता सीमित रहती है। यानी कई आविष्कार और शोध बाजार में सफल उत्पाद नहीं बन पाते। आगे की राह। राष्ट्रीय IPR नीति की समय समय पर समीक्षा। नवाचार में आने वाली नई और उभरती प्रवृत्तियों को शामिल करने, क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र तथा IP वित्त पोषण को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय IPR नीति की नियमित समीक्षा आवश्यक है। राज्य सरकारों की भागीदारी बढ़ाना। राज्यों को अपनी IPR नीतियां बनानी और लागू करनी चाहिए। जागरूकता फैलानी चाहिए। शैक्षणिक संस्थानों में नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। राज्य स्तरीय नवाचार परिषदों की स्थापना करनी चाहिए। IP से जुड़े अपराधों पर नियंत्रण के अधिकार दिए जाने चाहिए। प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करना। IPR से जुड़े कानूनों के बेहतर पालन के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों, सीमा शुल्क संगठनों और IP कार्यालयों के बीच समन्वय बढ़ाना आवश्यक है। साथ ही
विशेष आईपीआर प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। तकनीकी रूप से प्रशिक्षित न्यायाधीशों के साथ विशेष आईपीआर न्यायालय स्थापित किए जाने चाहिए। आईपी निधि की स्थापना दूरदराज और पारंपरिक ज्ञान वाले क्षेत्रों जैसे आदिवासी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्य, इन क्षेत्रों में आईपी संस्कृति को बढ़ावा देने वाली पहलों के समर्थन के लिए अलग से आईपी निधि स्थापित करने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, उदाहरण के लिए वैश्विक आईपी संस्थाओं जैसे वाइपो के साथ सहयोग बढ़ाना चाहिए। वैश्विक कार्यप्रणालियों को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यापार समझौतों के आईपी प्रावधान नवाचार, लोक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय हित के बीच संतुलन बनाए रखें। अन्य उपाय: अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन देना, कर छूट और अनुदान देकर नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना चाहिए। आईपी की ऑनलाइन चोरी से निपटना, साइबर सुरक्षा और डिजिटल आईपीआर संरचना को मजबूत करना चाहिए। जागरूकता बढ़ाना, शैक्षिक पहलों के माध्यम से बौद्धिक संपदा के बारे में जागरूकता बढ़ानी चाहिए। 3.9 संक्षिप्त सुर्खियां, न्यूज इन शॉर्ट्स। 3.9.1 वैकल्पिक निवेश कोष, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, एआईएफ। हाल की खबर, आरबीआई ने संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार विनियमित संस्थाएं एआईएफ योजना की कुल राशि का अधिकतम 20% तक निवेश कर सकती हैं। वैकल्पिक निवेश कोष, एआईएफ के बारे में, यह भारत में पंजीकृत फंड आधारित संस्था होती है जो निजी रूप से निवेश जुटाती है। साथ ही यह अपने निवेशकों के लाभ के लिए निर्धारित निवेश नीति के अनुसार निवेश करती है। इसके अंतर्गत भारतीय या विदेशी अनुभवी निवेशकों से फंड एकत्रित किया जाता है ताकि निवेश किया जा सके। एआईएफ का विनियमन, एआईएफ का विनियमन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा किया जाता है। यह सेबी वैकल्पिक निवेश कोष विनियम 2012 के अंतर्गत नियंत्रित होता है। एआईएफ की श्रेणियां। श्रेणी आई एआईएफ, ये फंड निम्न क्षेत्रों में निवेश करते हैं: स्टार्टअप, सोशल वेंचर, लघु और मध्यम उद्यम, एसएमई। इनके उदाहरण वेंचर कैपिटल फंड, एंजल फंड, एसएमई फंड, अवसंरचना फंड आदि। श्रेणी 2 एआईएफ, ये फंड अपने दैनिक संचालन खर्चों को पूरा करने के अलावा किसी अन्य प्रकार के ऋण या ऋण गतिविधियों में निवेश का उपयोग नहीं करते। श्रेणी 2 एआईएफ के उदाहरण रियल एस्टेट फंड, ऋण निवेश फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड। ये फंड आमतौर पर कंपनियों या प्रोजेक्ट्स में निवेश करके उन्हें पूंजी पैसा उपलब्ध कराते हैं। श्रेणी 3 एआईएफ, ये ऐसे निवेश फंड हैं जो ज़्यादा मुनाफा रिटर्न कमाने के लिए उधार लेकर निवेश करते हैं। ये फंड शेयर बाजार में लिस्टेड सूचीबद्ध कंपनियों और अनलिस्टेड डेरिवेटिव्स दोनों में निवेश कर सकते हैं। यह श्रेणी ज़्यादा जोखिम और ज़्यादा रिटर्न वाली होती है। इनके उदाहरण हेज फंड, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी, पाइप ई फंड। सपोर्ट सिस्टम और फैसिलिटीज, विजन आईएएस, मुखर्जी नगर। 3.9.2 डिजिटल भुगतान सूचकांक, डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स, डीपीआई। प्रारंभिक जानकारी, पिछले 6 वित्तीय वर्षों में भारत में डिजिटल पेमेंट बहुत तेजी से बढ़ा है। इस दौरान 65,000 करोड़ से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन लेन देन हुए हैं। इन लेनदेन की कुल कीमत लगभग 12,000 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा रही है। डिजिटल भुगतान सूचकांक डीपीआई के बारे में। 1 डीपीआई का निर्माण, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने इस सूचकांक को बनाया है। इसका मकसद देश में डिजिटल भुगतान के इस्तेमाल और फैलाव की प्रगति को मापना है। इसे हर 6 महीने अर्धवार्षिक में जारी किया जाता है। 2 डीपीआई के प्रमुख पैरामीटर। डीपीआई को मापने के लिए 5 मुख्य आधार पैरामीटर तय किए गए हैं। 1 भुगतान सक्षमकर्ता, पेमेंट इनेबलर्स। 2 भुगतान अवसंरचना माइनस मांग पक्ष, डिमांड साइड इंफ्रास्ट्रक्चर। 3 भुगतान अवसंरचना, आपूर्ति पक्ष, सप्लाई साइड इंफ्रास्ट्रक्चर। 4 भुगतान प्रदर्शन, पेमेंट परफॉर्मेंस। 5 उपभोक्ता केंद्रीकरण, कंज्यूमर सेंट्रिसिटी। इन सभी चीजों को मिलाकर देखा जाता है कि देश में डिजिटल पेमेंट की स्थिति क्या है। 3 डिजिटल भुगतान की वृद्धि। आरबीआई डीपीआई के नए आंकड़ों के मुताबिक 2018 के मुकाबले अब तक डिजिटल भुगतान का दायरा 4 गुना बढ़ गया है। नीचे दिए गए चित्र विजन आईएएस संस्थान की सुविधाएं। मैं बिल्डिंग विद ईएनटी। 3.9.3
वित्तीय स्थिति सूचकांक, फाइनेंशियल कंडीशंस इंडेक्स (FCI). प्रारंभिक जानकारी। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के एक अध्ययन में सुझाव दिया गया है कि बाजार के उतार चढ़ाव पर रोजाना नजर रखने के लिए FCI शुरू किया जाए। वित्तीय स्थिति सूचकांक (FCI) के बारे में। यह 2012 के बाद के औसत के आधार पर यह बताता है कि वित्तीय बाजार की स्थिति कठिन, कठोर है या आसान। इसमें 5 बाजारों के संकेतकों को शामिल किया जाता है। 1. मुद्रा बाजार। 2. सरकारी प्रतिभूति बाजार। 3. कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार। 4. विदेशी मुद्रा बाजार। 5. इक्विटी बाजार। यदि FCI का मान ज़्यादा सकारात्मक पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि बाजार की स्थिति ज़्यादा नियंत्रित या कठोर है। 3.9.4 ग्लोबल फाइंडेक्स 2025, ग्लोबल फिंडेक्स 2025। हाल की खबर। विश्व बैंक ने ग्लोबल फाइंडेक्स 2025 रिपोर्ट जारी की है, जो डिजिटल और वित्तीय समावेशन सब तक बैंकिंग पहुंच की प्रगति को दिखाती है। रिपोर्ट में भारत से जुड़े मुख्य बिंदु। भारत में लगभग 90% लोगों के पास बैंक खाते हैं। 16% खाताधारकों के खाते निष्क्रिय इनएक्टिव हैं, यानी उनमें कोई लेन देन नहीं होता। अन्य कम और मध्यम आय वाले देशों में निष्क्रिय खातों का औसत केवल 4% है। 2021 से 2024 के बीच केवल निष्क्रिय खाते रखने वाले महिला पुरुषों के अनुपात में कमी आई है। मोबाइल फोन नहीं रखने में मुख्य बाधाएं। डिवाइस फोन की ऊंची कीमत, भरोसेमंद मोबाइल नेटवर्क कवरेज की कमी। 3.9.5 स्टेबल कॉइन्स। स्टेबल कॉइन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कदम। US कांग्रेस ने स्टेबल कॉइन्स के लिए नियम बनाने के लिए जीनियस एक्ट पास किया है। इसका मकसद स्टेबल कॉइन्स की निगरानी के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करना है। स्टेबल कॉइन क्या होते हैं? ये एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है जिसकी कीमत किसी दूसरी संपत्ति जैसे डॉलर, सोना या कोई वित्तीय साधन से जुड़ी होती है। उदाहरण टेदर USDT, जिसकी कीमत अमेरिकी डॉलर के बराबर स्थिर रहती है। इनका इस्तेमाल भुगतान के लिए आसान और तेज माना जाता है। स्टेबल कॉइन्स का उपयोग क्यों बढ़ा है? 1. आधारभूत परिसंपत्ति अंडरलाइंग एसेट। इनकी कीमत किसी संपत्ति से जुड़ी होने के कारण स्थिर रहती है, इसलिए ये बिटकॉइन जैसी अस्थिर करेंसी से ज़्यादा भरोसेमंद है। इनके पीछे अक्सर बैंक या बड़ी टेक कंपनियां जैसी संस्थाएं होती हैं जो गारंटी देती हैं। 2. विनियमन रेगुलेशन। इनके नियम और फैसले आमतौर पर एक गवर्निंग बॉडी संचालन निकाय द्वारा लिए जाते हैं। भारत में क्रिप्टोकरेंसी का विनियमन। 1. फिलहाल भारत में इनके लिए कोई सीधा डायरेक्ट कानून नहीं है। 2. सरकार ने वित्त अधिनियम 2022 के जरिए इन पर टैक्स के नियम लागू किए हैं। 3. वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों VDA से होने वाले मुनाफे पर 30% टैक्स लगाया गया है। 4. VDA का मतलब कोई भी कोड, नंबर या टोकन जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रांसफर या स्टोर किया जा सके, जैसे क्रिप्टोकरेंसी और NFT। 5. 2023 में इन्हें PMLA अधिनियम मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम के दायरे में भी लाया गया है। क्रिप्टोकरेंसी कैसे काम करती है? 1. ये ब्लॉकचेन तकनीक पब्लिक लेजर पर काम करती है जो सभी लेन देन का रिकॉर्ड रखती है। 2. इन्हें माइनिंग के जरिए बनाया जाता है जिसमें कंप्यूटर जटिल गणितीय सवालों को हल करते हैं। 3. लोग इन्हें ब्रोकर से खरीदकर डिजिटल वॉलेट में रख सकते हैं और खर्च कर सकते हैं। 3.9.6 क्रॉपिक पहल के बारे में। इसका मकसद फसलों की असली समय रियल टाइम में निगरानी करना और उनकी फोटो जमा करना है। 1. यह कृषि मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के तहत शुरू किया गया एक ऐप है। इसमें फसल के दौरान 4-5 बार लोकेशन जियो टैग के साथ फोटो ली जाती हैं। 2. इन फोटो की जांच AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए की जाती है और सारा डेटा डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराया जाता है। पेज नंबर 65। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस जानकारी के आधार पर आपके अभ्यास के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करूं? वित्त पोषण। यह PMFBY के तहत नवाचार एवं प्रौद्योगिकी कोष FIAT के जरिए किया जाएगा। 3.9.7 OECD FAO ने एग्रीकल्चर आउटलुक 2025-2034 जारी किया। जारीकर्ता OECD और FAO द्वारा। ये रिपोर्ट अगले 10 सालों के लिए खेती और मछली पालन के बाजारों की संभावनाओं का अनुमान बताती है।
वैश्विक बाजार रुझान 2024। जैव ईंधन बायोफ्यूल, इसकी मांग हर साल 0.9% बढ़ने का अनुमान है, जिसमें भारत, ब्राज़ील और इंडोनेशिया सबसे आगे हैं। कपास, दुनिया भर में कपास का इस्तेमाल बढ़ा है और भारत चीन को पीछे छोड़कर सबसे बड़ा कपास उत्पादक बनने की ओर बढ़ रहा है। 3.9.8 अपतटीय क्षेत्रों में परमाणु खनिजों के संचालन अधिकार नियम 2025 अधिसूचित। ये नियम अपतटीय क्षेत्र खनिज अधिनियम 2002 के तहत बनाए गए हैं। नियमों के बारे में। मकसद, समुद्र के इलाकों में यूरेनियम और थोरियम जैसे परमाणु खनिजों की खोज और खुदाई पर कंट्रोल रखना। ये नियम तभी लागू होंगे जब खनिज एक तय मात्रा से ज्यादा मौजूद होंगे। केवल सरकार द्वारा चुनी गई संस्थाओं को ही इसकी लाइसेंस या पट्टा दिया जा सकता है। विदेशी संस्थाओं को काम शुरू करने से पहले सरकार से मंजूरी लेनी होगी। भारत में प्रमुख परमाणु खनिज। यूरेनियम। मुख्य भंडार झारखंड, आंध्र प्रदेश, मेघालय, राजस्थान आदि। जादूगोड़ा, झारखंड। देश की पहली यूरेनियम खदान। भारत के भंडार दुनिया के मुकाबले छोटे और कम अच्छी क्वालिटी के हैं। थोरियम। भारत में थोरियम के बहुत बड़े भंडार हैं। यह मोनाजाइट में पाया जाता है, जिसमें 8-10% थोरियम होता है। केरल और ओडिशा के समुद्र तट की रेत में इसके भंडार मिलते हैं। भारत में यूरेनियम के भंडार चित्र का विवरण। नक्शे के अनुसार यूरेनियम के मुख्य क्षेत्र। राजस्थान नॉर्थ दिल्ली फोल्ड बेल्ट। मेघालय महादेक बेसिन। झारखंड सिंहभूम शेयर जोन। कर्नाटक भीमा बेसिन। तेलंगाना नॉर्थ कडप्पा बेसिन। आंध्र प्रदेश साउथ कडप्पा बेसिन। 3.9.9 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा फॉर्च्यून 500 कंपनियां भारत में अपने केंद्र जीसीसी खोलें। वर्ष 2024 में भारत में हर हफ्ते औसतन एक नया जीसीसी स्थापित हुआ है। क्या आप इनमें से किसी विशेष परमाणु खदान या कृषि रिपोर्ट के आंकड़ों के बारे में और जानना चाहेंगे? भारत में जीसीसीएस की वर्तमान स्थिति। वैश्विक उपस्थिति। भारत में 1800 से अधिक जीसीसीएस हैं, जो पूरी दुनिया के कुल केंद्रों का लगभग 50% है। आर्थिक योगदान। इनका प्रत्यक्ष मूल्यवर्धन जीवीए $68 बिलियन है, जिसके 2030 तक 150-200 बिलियन डॉलर होने की उम्मीद है। रोजगार। अभी 2.16 मिलियन लोगों को रोजगार मिला है, जो 2030 तक 2.5-2.8 मिलियन हो सकता है। वृद्धि दर। पिछले 5 सालों में ये सेक्टर 11% की दर से बढ़ा है और भारत की जीडीपी में इसका योगदान 1.6% है। जीसीसी क्या है? इन्हें ग्लोबल इन हाउस सेंटर या कैप्टिव जीआईसी भी कहते हैं। ये बड़ी विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में बनाए गए केंद्र होते हैं, जो अपनी मूल कंपनी को आईटी, रिसर्च, आर&डी और कस्टमर सपोर्ट जैसी सेवाएं देते हैं। ये केंद्र कंपनी के आंतरिक ढांचे का हिस्सा होते हैं। भारत में जीसीसी वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारक। कम लागत में अच्छी सेवाएं मिलना। डिजिटल और सरकारी नीतियां, जैसे स्मार्ट सिटी, डिजिटल इंडिया। कुशल और सस्ते युवा, खासकर अंग्रेजी बोलने वाले। बड़ा उपभोक्ता बाजार। भारत में जीसीसी के विकास में चुनौतियां। छोटे शहरों टियर 2 और 3 में कुशल लोगों की कमी। बुनियादी ढांचे, सड़क, बिजली, इंटरनेट की कमी। जटिल नियम और कानून। साइबर सुरक्षा के खतरे। आवश्यक रणनीतिक हस्तक्षेप। नई तकनीक, एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और ऑटोमेशन को अपनाना। भूराजनैतिक स्थिति। दुनिया के बदलते हालातों और अनिश्चित नियमों से निपटने के लिए सक्रिय गवर्नेंस मॉडल बनाना। कार्यबल रणनीति। कर्मचारियों को नए हुनर सिखाना और हाइब्रिड वर्क मॉडल, ऑफिस जोड़ घर अपनाना। सततता। इन्हें पर्यावरण, समाज और गवर्नेंस ईएसजी के लक्ष्यों से जोड़ना। 3.9.10 दूरसंचार विभाग डोटी ने राष्ट्रीय दूरसंचार नीति एनटीपी 2025 का ड्राफ्ट जारी किया। इसका उद्देश्य 2018 की नीति की प्रगति को आगे बढ़ाना है। ये नीति 5G, 6G, एआई, आईओटी, क्वांटम और सैटेलाइट नेटवर्क जैसी नई तकनीकों की चुनौतियों को सुलझाने के लिए है। इसका लक्ष्य भारत को दूरसंचार उत्पादों के मामले में दुनिया का पसंदीदा देश बनाना है।
लक्ष्य और उद्देश्य। कवरेज, सभी के लिए सार्थक इंटरनेट और नेटवर्क कनेक्टिविटी पक्का करना। जीडीपी, भारत की जीडीपी में दूरसंचार क्षेत्र की हिस्सेदारी को दोगुना करना। निवेश, दूरसंचार के ढांचे को बेहतर बनाने के लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाना। रोजगार और कौशल, 10 लाख नई नौकरियां पैदा करना और 10 लाख कर्मचारियों को भविष्य की नई तकनीकें सिखाना। सुरक्षा, नई तकनीक, क्वांटम रेसिस्टेंट क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करके दूरसंचार नेटवर्क को सुरक्षित बनाना। संधारणीयता, दूरसंचार क्षेत्र से होने वाले प्रदूषण, कार्बन फुटप्रिंट को 30% तक कम करना। एनटीपी 2025 के बारे में विजन, सुरक्षित और टिकाऊ नेटवर्क बनाकर भारत को डिजिटल रूप से ताकतवर अर्थव्यवस्था बनाना। मिशन 6 रणनीतिक मिशन। 1. कनेक्टिविटी, नेटवर्क का विस्तार करना और इंटरनेट की क्वालिटी को बेहतर बनाना। 2. नवाचार, रिसर्च, स्टार्टअप्स और सरकार के बीच तालमेल को मजबूत करना। 3. घरेलू विनिर्माण, भारत में डिजाइन और सामान बनाने को बढ़ावा देना ताकि आर्थिक विकास हो। 4. सुरक्षित नेटवर्क, साइबर सुरक्षा को बढ़ाना और एक भरोसेमंद नेटवर्क सिस्टम बनाना। 5. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार के लिए माहौल आसान बनाना और डिजिटल सेवाओं तक सबकी पहुंच बनाना। 6. संधारणीय दूरसंचार, सोलर एनर्जी और हरित तकनीकों का इस्तेमाल करके पर्यावरण पर बुरा असर कम करना। 3.9.11 एल्यूमीनियम और कॉपर, एल्यूमीनियम एंड कॉपर। सरकार ने एल्यूमीनियम और कॉपर तांबा के लिए विजन डॉक्यूमेंट्स जारी किए हैं। डॉक्यूमेंट्स के बारे में, यह देश की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने और कच्चे माल की सप्लाई पक्का करने के लिए लंबी अवधि की योजना है। कॉपर विजन डॉक्यूमेंट, 2047 तक तांबे की मांग 6 गुना बढ़ने का अनुमान है। 2030 तक तांबा पिघलाने और साफ करने, स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग की क्षमता 5 मिलियन टन सालाना बढ़ाने की योजना है। एल्यूमीनियम विजन डॉक्यूमेंट, 2047 तक उत्पादन को 6 गुना बढ़ाने का रास्ता तैयार किया गया है। बॉक्साइट उत्पादन को 150 मिलियन टन सालाना करने का लक्ष्य है। रणनीतिक महत्व, तांबा, स्वच्छ ऊर्जा, सोलर पावर, बुनियादी ढांचे और इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी के लिए बहुत जरूरी है। एल्यूमीनियम, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाता है। तांबा और एल्यूमीनियम के उत्पादन क्षेत्र। एल्यूमीनियम बाई बॉक्साइट। भारत भंडार, भारत में बॉक्साइट का सबसे ज्यादा 41% भंडार ओडिशा में है। इसके बाद छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश आते हैं। उत्पादन, ओडिशा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, जहां देश का 73% उत्पादन होता है। विश्व, चीन, ये एल्यूमीनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, जहां दुनिया का 58% उत्पादन होता है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और भारत का नंबर आता है। तांबा, कॉपर। भारत भंडार, तांबे का सबसे बड़ा भंडार 52.25% राजस्थान में है। इसके बाद मध्य प्रदेश और झारखंड है। उत्पादन, साल 2022-23 में मध्य प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक रहा, 57% उत्पादन, जिसके बाद राजस्थान 43% का स्थान था। विश्व, चिली, दुनिया में तांबे का सबसे बड़ा भंडार 19% चिली के पास है। इसके बाद पेरू और ऑस्ट्रेलिया 10% आते हैं। स्मार्ट क्विज, अपनी समझ और याद रखने की क्षमता को जांच। 4. सुरक्षा, सिक्योरिटी। 4.1 क्वांटम साइबर रेडीनेस, क्वांटम साइबर रेडीनेस। सुर्खियों में क्यों? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटी, सर्टिन और साइबर सुरक्षा कंपनी सिसा ने मिलकर ट्रांजिशनिंग टू क्वांटम साइबर रेडीनेस नाम का एक श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर जारी किया है। इसका मकसद क्वांटम तकनीक से साइबर सुरक्षा पर पड़ने वाले बड़े असर और बदलावों के लिए तैयार रहना है। अन्य संबंधित तथ्य, रिपोर्ट चेतावनी देती है कि क्वांटम कंप्यूटर मौजूदा सुरक्षा कोड एन्क्रिप्शन के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि ये आरएसए जैसे सुरक्षा प्रोटोकॉल को आसानी से तोड़ सकते हैं। ये कंप्यूटर कठिन गणितीय समस्याओं, मशीन लर्निंग और लॉजिस्टिक्स जैसे कामों को आम कंप्यूटरों के मुकाबले बहुत ज़्यादा तेज़ी से कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जिस डेटा को 2030 के बाद भी सुरक्षित रखना है, उसे अभी से असुरक्षित मानकर नई तकनीक से सुरक्षित करना जरूरी है। क्वांटम तकनीकी से जुड़े साइबर खतरे। हार्वेस्ट नाउ, डिक्रिप्ट लेटर HNDL अटैक। इसमें साइबर अपराधी आज के सुरक्षित डेटा को चुराकर जमा कर लेते हैं, ताकि भविष्य में जब क्वांटम कंप्यूटर आएं, तब उन्हें खोला, डिक्रिप्ट किया जा सके।
सिक्योर चैनल डिसरप्शन, क्वांटम कंप्यूटर सुरक्षित नेटवर्क बातचीत को तोड़कर रक्षा जैसे गोपनीय संदेशों को बीच में सुन सकते हैं। हस्ताक्षर प्रतिरूपण, सिग्नेचर इम्पर्सनेशन, अपराधी नकली डिजिटल सर्टिफिकेट बना सकते हैं जिससे वायरस फैलाना और फिशिंग अटैक करना आसान हो जाएगा। नए शोर एल्गोरिथम का खतरा, ऐसे एडवांस तरीके जो आज के सुरक्षा सिस्टम को तोड़ सकते हैं और नई सुरक्षा तकनीक अपनाने में मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। क्वांटम साइबर खतरों को रोकने के लिए भारत की पहलें। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन NQM 2023, इसका लक्ष्य 2000 किलोमीटर तक क्वांटम सुरक्षित बातचीत का सिस्टम बनाना है। DRDO की परियोजनाएं, तारांकन क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर QTRC की शुरुआत की गई। 1 किलोमीटर की दूरी तक सुरक्षित संचार का सफल परीक्षण किया गया। अन्य पहलें C. ये क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन QKD और वीडियो IP फोन जैसी सुरक्षित तकनीकों पर काम कर रहा है। इसरो 300 मीटर तक फ्री स्पेस QKD का सफल परीक्षण किया गया। आगे की राह, श्वेत पत्र द्वारा अनुशंसित क्वांटम साइबर रेडीनेस का रोड मैप। क्षेत्र, आधारभूत मूल्यांकन एवं रणनीतिक योजना। क्वांटम बिल ऑफ मटीरियल्स QBOM, इसका उपयोग खतरों के हिसाब से प्राथमिकता तय करने, नए सिस्टम खरीदने, पुराने सिस्टम को अपग्रेड करने और सुरक्षा की जांच, ऑडिट करने में किया जा सकता है। AI समर्थित जोखिम मूल्यांकन, इसमें मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जाता है ताकि सुरक्षा सिस्टम की कमियों और पैटर्न को पहचानकर किसी भी खतरे का जल्दी पता लगाया जा सके। क्षेत्र, प्रौद्योगिकी की तत्परता एवं क्षमता निर्माण। पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी ऑन PQC, संगठनों को PQC तकनीक को पूरी तरह इस्तेमाल करने से पहले उसका अच्छे से टेस्ट और प्रमाणन सर्टिफाई करना चाहिए। हाइब्रिड क्रिप्टोग्राफी को अपनाना, ये एक बीच का रास्ता है जिसमें पुराने क्लासिकल और नए क्वांटम सुरक्षित दोनों तरह के तरीकों का एक साथ इस्तेमाल किया जाता है। क्षेत्र, संगठनों में चरणबद्ध रूप से लागू करना। पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी PQC, इसे सॉफ्टवेयर बनाने और डिजिटल साइनिंग जैसी सभी प्रक्रियाओं में शामिल करना चाहिए ताकि काम सुरक्षित रहे। मुख्य कार्य, सुरक्षा की नीतियों को अपडेट करना चाहिए और केवल वही तरीके इस्तेमाल करने चाहिए जिन्हें मानक संस्थाओं ने मंजूरी दी हो। यह नियम खुद के सिस्टम के साथ साथ सामान देने वाले विक्रेताओं, वेंडर्स पर भी लागू होने चाहिए। क्षेत्र, मजबूत निगरानी एवं भविष्य के जोखिमों से निपटने के लिए तैयारी। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन QKD अवलोकन, यह सुरक्षा का एक अतिरिक्त मॉडल है जो भौतिकी फिजिक्स के नियमों पर आधारित है। MLDSA और SLHDSA का उपयोग, ये दो ऐसी डिजिटल सिग्नेचर तकनीकें हैं जिन्हें क्वांटम कंप्यूटर के खतरों से बचने के लिए बनाया गया है। इनका इस्तेमाल सरकारी, वित्तीय और कानूनी दस्तावेजों पर डिजिटल साइन करने के लिए किया जाता है। इनमें बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पावर की ज़रूरत होती है। निष्कर्ष, क्वांटम बदलाव आना तय है। जो संगठन अभी से रणनीति बनाकर काम करेंगे वे न केवल अपने डेटा को बचा पाएंगे बल्कि भविष्य की दिशा तय करने में भी आगे रहेंगे। 4.2 संक्षिप्त सुर्खियां, न्यूज़ इन शॉर्ट्स। 4.2.1 ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव, सरकार ने बताया कि पहलगाम हमले के जिम्मेदार 3 पाकिस्तानी आतंकवादी इस ऑपरेशन में मारे गए। ऑपरेशन महादेव के बारे में, ये भारतीय सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक साझा मिशन है। उद्देश्य, कश्मीर घाटी में घुसपैठ करने वाले विदेशी आतंकवादियों जैसे लश्कर-ए-तैयबा समर्थित का सफाया करना। चार दशमलव दो ऑपरेशन माइनस मेड मैक्स। ऑपरेशन माइनस एमेड मैक्स, यह ऑपरेशन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB द्वारा दवाओं के अवैध व्यापार को रोकने के लिए चलाया गया। इसके तहत एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया जो 4 महाद्वीपों में दवाओं की तस्करी कर रहा था। यह गिरोह तस्करी के लिए सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म, ड्रॉप शिपिंग और क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल करता था। ये दिखाता है कि आजकल अवैध व्यापार डिजिटल तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स के मेल से कितना जटिल हो गया है। 4.2.3 प्रोजेक्ट 17A। प्रोजेक्ट 17A INS उदयगिरी, जो इस प्रोजेक्ट का दूसरा स्टील्थ युद्धपोत है, भारतीय नौसेना को मिल गया है। प्रोजेक्ट 17A यह पहले से मौजूद शिवालिक क्लास प्रोजेक्ट 17 का अगला और आधुनिक चरण है। फ्रिगेट एक ऐसा युद्धपोत है जो विमान वाहक और अन्य जहाज़ों की हवाई या समुद्री हमलों से सुरक्षा करता है। विशेषताएं, ये जहाज़ दुश्मन की नज़रों से बचने की तकनीक और अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं। ये गहरे समुद्र, ब्लू वाटर में हर तरह के खतरों से निपटने में सक्षम हैं। 4.2.4
एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट ERASR। भारत ने अपनी स्वदेशी पनडुब्बी रोधी रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। ERASR के बारे में, यह पूरी तरह भारत में बना रॉकेट है जिसे नौसेना के जहाज़ों से दुश्मन की पनडुब्बियों को नष्ट करने के लिए दागा जाता है। इसमें 2 रॉकेट मोटर लगी हैं जिससे ये अलग अलग दूरी के लक्ष्यों पर सटीक निशाना लगा सकता है। इसमें भारत में ही बना इलेक्ट्रॉनिक टाइम फ्यूज लगा है। इसे DRDO की पुणे स्थित लैब RDE ने तैयार किया है। 4.2.5 अस्त्र मिसाइल एस्ट्रा मिसाइल। DRDO और वायुसेना ने Su-30 MKI लड़ाकू विमान से इसका सफल परीक्षण किया है। ये मिसाइल स्वदेशी रेडियो फ्रिक्वेंसी RF सीकर से लैस है। अस्त्र मिसाइल के बारे में, ये भारत में बनी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो नज़रों से ओझल बियॉन्ड विजुअल रेंज लक्ष्यों को भी मार सकती है। इसका इस्तेमाल बहुत तेज़ गति से चलने वाले और दिशा बदलने वाले सुपरसोनिक विमानों को गिराने के लिए किया जाता है। इसे DRDO ने विकसित किया है। ये मिसाइल दिन रात और हर मौसम में काम कर सकती है। इसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर से अधिक है और ये आधुनिक नेविगेशन सिस्टम से लैस है। 4.2.6 प्रलय मिसाइल प्राले मिसाइल। DRDO ने ओडिशा तट पर इसके 2 सफल परीक्षण किए हैं। प्रलय मिसाइल के बारे में, यह जमीन से जमीन पर मार करने वाली कम दूरी की क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है जो हाइपरसोनिक गति आवाज से 5 गुना तेज से चल सकती है। क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल यह कम ऊंचाई पर चलती है और ज़रूरत पड़ने पर उड़ान के दौरान अपनी दिशा और गति बदल सकती है। इसे DRDO की हैदराबाद लैब ने विकसित किया है। मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर। 4.2.7 सुर्खियों में रहे अभ्यास एक्सरसाइजेज इन न्यूज़। अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र। भारत और सिंगापुर के बीच इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का 14वां संस्करण 27 जुलाई 2025 को शुरू हुआ। ये एक कंप्यूटर आधारित युद्ध खेल के रूप में होगा जिसका मकसद मशीनीकृत युद्ध के तरीकों को समझना है। भारत NCX EDUDIT। यह राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास है जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS ने आयोजित किया। उद्देश्य देश की साइबर सुरक्षा को मजबूत करना और असली साइबर हमलों जैसी स्थितियों का सामना करने की तैयारी करना। इसमें AI आधारित ट्रेनिंग भी शामिल है। SIMBEX एक्सरसाइज। यह भारतीय और सिंगापुर नौसेना के बीच होने वाला सालाना अभ्यास है जो 1994 में लायन किंग के नाम से शुरू हुआ था। ये भारत के सागर विजन और एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा है। टैलिस्मैन सेबर अभ्यास एक्सरसाइज टैलिस्मैन सेबर। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है जो सिडनी में शुरू हुआ। इसमें भारत और अमेरिका सहित 19 देश और 35,000 से अधिक सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। यह जमीन, समुद्र, हवा के साथ साथ अंतरिक्ष और साइबर क्षेत्र में भी किया जाता है। पर्यवेक्षक राष्ट्र। 5. पर्यावरण इन्वायरमेंट। 5.1 अर्बन रेसिलियंस। सुर्खियों में क्यों? विश्व बैंक की रिपोर्ट टुवर्ड्स रेसिलिएंट एंड प्रॉस्परस सिटीज इन इंडिया के अनुसार भारत के शहर तेजी से शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन की वजह से बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अन्य संबंधित तथ्य: 2020 में भारत की शहरी आबादी 48 करोड़ थी जो 2050 तक 95.1 करोड़ और 2070 तक 110 करोड़ हो सकती है। इस बदलाव के कारण 2030 तक भारत की 70% से ज़्यादा नई नौकरियां शहरों में पैदा होने की उम्मीद है। अर्बन रेसिलियंस क्या है? यह किसी शहर की वो क्षमता है जिससे वो किसी आपदा या संकट के समय अपनी ज़रूरी सेवाओं को बनाए रखे या जल्दी ठीक कर सके, बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सके, भविष्य की ज़रूरतों के हिसाब से अपनी व्यवस्थाओं को जल्दी बदल सके। रिपोर्ट में उजागर किए गए मुख्य बिंदु: शहरी बाढ़ अर्बन फ्लडिंग। अधिक बारिश से होने वाली बाढ़ का खतरा 2070 तक 3.6 से 7 गुना बढ़ सकता है। इससे होने वाला सालाना नुकसान $4 अरब से बढ़कर 2030 तक $5 अरब हो सकता है। तटीय बाढ़ कोस्टल फ्लडिंग।
भारत की लगभग 40% आबादी तट से 100 किलोमीटर के दायरे में रहती है। तटीय बाढ़ से नुकसान की लागत 2030 तक $21 अरब और 2050 तक $75 अरब पहुंच सकती है। बढ़ता शहरी ऊष्माद्वीप प्रभाव, अर्बन हीट आइलैंड माइनी यूएचआई। बड़े शहरों में रात का तापमान गांवों से 3 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहता है। इससे काम करने की क्षमता घटती है। जैसे चेन्नई को 2050 तक अपनी जीडीपी के 3.2% का नुकसान हो सकता है। शहरों की प्रतिरोधकता के मुख्य घटक। सामाजिक पूंजी और आबादी का स्वरूप। संस्थागत, सरकारी और गैर सरकारी व्यवस्थाओं का कुशल प्रबंधन। आर्थिक, रोजगार, निवेश और आपदा प्रबंधन के लिए वित्तीय मजबूती। अवसंरचना, मजबूत भवन डिजाइन, अस्पताल और सड़क नेटवर्क। पर्यावरणीय, पेड़ लगाना, जल स्रोतों को बचाना और पार्क हरियाली विकसित करना। शब्दावली को जानें। शहरी ऊष्माद्वीप, अर्बन हीट आइलैंड माइनस यूएचआई प्रभाव। शहरों की बनावट और बनावटी सतहें गर्मी को रोककर रखती हैं, जिस कारण शहर गांव के मुकाबले ज्यादा गर्म हो जाते हैं। अवसंरचना संबंधी क्रमिक विफलता। शहरी प्रणालियां आपस में जुड़ी होती हैं। जैसे बाढ़ आने पर सड़कें बंद हो जाती हैं, बिजली गुल हो जाती है और कामकाज रुक जाता है। इससे पूरा शहर ठप हो सकता है। शहरों में बढ़ती कंक्रीट की अवसंरचना। ज्यादा कंक्रीट के कारण शहरी बाढ़ और अर्बन हीट आइलैंड, ज्यादा गर्मी जैसी समस्याएं पैदा होती हैं, जिससे जलवायु के खतरे और बढ़ जाते हैं। शहरों की आपदारोधी क्षमता सुनिश्चित करने के समक्ष चुनौतियां। गवर्नेंस में समन्वय का अभाव। विकास और आपदा प्रबंधन का काम अलग अलग विभागों में बटा होने के कारण तालमेल बिठाना मुश्किल होता है। मास्टर प्लान और तकनीकी क्षमता की कमी। लगभग 52% शहरों के पास कोई स्वीकृत मास्टर प्लान नहीं है और निकायों में एक्सपर्ट कर्मियों की भी कमी है। नगर निगम वित्त की कमी। शहरों की अपनी कमाई, जीडीपी का लगभग 1% बहुत कम है, जो उनके खर्चों के लिए भी पूरी नहीं पड़ती। जर्जर अवसंरचना। पुराने सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम भारी बारिश का बोझ नहीं सह पाते। निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी। शहरी ढांचे में प्राइवेट सेक्टर का योगदान सिर्फ 5% है। अन्य समस्याएं। अस्पतालों की कमी, विभागों का आपसी तालमेल न होना और निवेश में कमी। शहरों को प्रतिरोधक और सुरक्षित बनाने से संबंधित सरकारी पहलें। सरकारी योजनाएं, स्वच्छ भारत मिशन, अमृत और शहरी आवास मिशन। क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क। शहरी प्लानिंग और जल प्रबंधन के लिए बनाया गया फ्रेमवर्क। सी फ्लड। यह एक डेटा प्लेटफॉर्म है जो बाढ़ आने से कम 2 दिन पहले उसकी भविष्यवाणी कर देता है। शहरी गतिशीलता। राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति आरआरटीएस, तेज ट्रेनें, ई मोबिलिटी और पैदल चलने योग्य सड़कें। सीडीआरआई, आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के लिए बनाया गया वैश्विक गठबंधन। रिपोर्ट में की गई सिफारिशें। बचाव कार्यक्रम। हर शहर के स्तर पर जलवायु से निपटने के लिए मजबूत योजनाएं बनानी चाहिए। 74वें संविधान संशोधन का विस्तार। शहरी प्लानिंग और पैसों का जिम्मा राज्यों से हटाकर चुनी हुई स्थानीय शहरी सरकारों, नगर पालिकाओं को देना चाहिए। वित्तीय स्थिरता। पानी, सड़क और कचरा प्रबंधन जैसी सेवाओं के बदले शुल्क, फीस वसूली को सुधारना चाहिए ताकि राजस्व बढ़े। निवेश की जरूरत। 2050 तक भारतीय शहरों को जलवायु खतरों से बचने के लिए लगभग $2.4 ट्रिलियन के निवेश की जरूरत होगी। क्या आप इनमें से किसी विशेष सरकारी योजना या CFLOOD तकनीक के बारे में और विस्तार से समझना चाहेंगे? शहरी शासन व्यवस्था को नए सिरे से गठित करना। विभिन्न विभागों के बीच काम का स्पष्ट बंटवारा होना चाहिए और सेवाएं देने के लिए तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। वैश्विक प्रतिबद्धताओं को पूरा करना, जैसे -SDG लक्ष्य 11, शहरों को सुरक्षित और टिकाऊ बनाना और हैबिटेट 3 की नई शहरी नीति को लागू करना। समावेशी विकास। इसमें छोटे शहरों टियर 2 और 3 का विकास करना, कचरे से कंचन सर्कुलर इकोनॉमी पर ध्यान देना और ऐसी प्लानिंग करना जहां रहना और घूमना आसान हो। तोड़। निष्कर्ष। आइए शहरीकरण को अवसर के रूप में देखें। अब वो समय नहीं रहा जब इसे चुनौती या बाधा माना जाता था। शहर केवल विकास केंद्र नहीं है, बल्कि हमारे शहर गरीबी कम करने की क्षमता और ताकत रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी। 5.2 एथेनॉल मिश्रण, एथेनॉल ब्लेंडिंग। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में पेट्रोलियम मंत्री ने घोषणा की है कि भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। अन्य संबंधित तथ्य। यह लक्ष्य एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल EBP कार्यक्रम के तहत रखा गया था। पेट्रोल में एथेनॉल का मिलना 2014 के 1.5% से बढ़कर 2025 में 20% हो गया है, जो 13 गुना बढ़ोतरी है।
एथेनॉल के बारे में परिभाषा। एथेनॉल ऑन C_2H_5OH एक नवीकरणीय ईंधन अल्कोहल है जो गन्ना, मक्का और गेहूं जैसी फसलों से बनता है। उत्पादन: ये शक्कर के फर्मेंटेशन, किण्वन से या पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं से तैयार किया जाता है। एथेनॉल के प्रकार: प्रथम पीढ़ी 1G खाने वाली फसलों चावल, गेहूं, गन्ना से बना। द्वितीय पीढ़ी 2G खेती के कचरे, भूसा, लकड़ी के अवशेष से बना। तृतीय पीढ़ी 3G शैवाल, एल्गी से बना। चतुर्थ पीढ़ी 4G जेनेटिक रूप से बदले गए पौधों और सूक्ष्म जीवों से बना। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल EBP कार्यक्रम के बारे में शुरुआत: इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी। एथेनॉल मिश्रण का अर्थ पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना ताकि प्रदूषण कम हो और ईंधन टिकाऊ बने। प्रकार: E10 ईंधन में 10% एथेनॉल। E20 ईंधन में 20% एथेनॉल। Would you like me to explain the chemical process of fermentation or provide more details on the 2G ethanol plants in India? E20 ईंधन में 20% एथेनॉल। E85 ईंधन में 85% एथेनॉल। लाभ: E20 ईंधन E10 के मुकाबले बेहतर पिकअप, एक्सेलरेशन और अच्छा राइडिंग अनुभव देता है। इससे कार्बन उत्सर्जन में लगभग 30% की कमी आती है। लक्ष्य: राष्ट्रीय बायोफ्यूल नीति 2018 में बदलाव करके 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 2030 से घटाकर 2025-26 कर दिया गया था। राष्ट्रीय बायोफ्यूल नीति: इसके तहत गन्ने का रस, चुकंदर और खराब अनाज जैसे सड़े आलू से एथेनॉल बनाने की अनुमति है। ज़्यादा बचे हुए अनाज का इस्तेमाल भी एथेनॉल बनाने में किया जा सकता है। उपलब्धि: एथेनॉल उत्पादन 2014 के 38 करोड़ लीटर से बढ़कर 2025 में 660 करोड़ लीटर से ज़्यादा हो गया है। एथेनॉल मिश्रण का महत्व: ऊर्जा सुरक्षा: देश की ऊर्जा ज़रूरतें पूरी होंगी। पर्यावरण: 2014 से अब तक कार्बन CO2 उत्सर्जन में 698 करोड़ किलोग्राम की कमी आई है। आर्थिक विकास: डिस्टिलरीज को 1.96 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। फसल विविधीकरण: मक्का जैसी फसलों की खेती को बढ़ावा मिल रहा है। आयात में कमी: 1.36 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचाई गई है। ग्रामीण विकास: किसानों को 1.18 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। ईंधन दक्षता: हाई ऑक्टेन नंबर की वजह से इंजन बेहतर काम करता है। अन्य: स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार। भारत में एथेनॉल मिश्रण के समक्ष चुनौतियां: खाद्य सुरक्षा: एथेनॉल के लिए अनाज के ज़्यादा इस्तेमाल से खाने की चीज़ें महंगी हो सकती हैं और गरीबों के लिए भोजन की कमी हो सकती है। पर्यावरण: गन्ना उगाने में बहुत ज़्यादा पानी लगता है जिससे ज़मीन के अंदर के पानी भूजल पर दबाव बढ़ता है। तकनीक और लागत: इंजनों को एथेनॉल के लायक बनाने के लिए बदलाव करना महंगा पड़ता है। पुराने वाहनों के पुर्जे एथेनॉल के साथ सही से काम नहीं कर पाते। माइलेज: एथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले कम ऊर्जा होती है जिससे गाड़ी का माइलेज थोड़ा कम हो जाता है। फेज सेपरेशन: एथेनॉल पानी सोख लेता है जिससे ईंधन सिस्टम जाम होने या खराब होने का खतरा रहता है। क्या आप इनमें से किसी तकनीकी शब्द जैसे फेज सेपरेशन या ऑक्टेन नंबर के बारे में और जानना चाहेंगे? एथेनॉल की आपूर्ति: देशभर में एथेनॉल की उपलब्धता पूर्वोत्तर राज्यों जैसे इलाकों में डिस्टिलरी न होने और ढुलाई, लॉजिस्टिक्स के भारी खर्च के कारण एथेनॉल मिश्रण अभी नहीं अपनाया गया है। परिवहन पर प्रतिबंध: उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम 1951 के नए नियम सभी राज्यों में लागू न होने से एथेनॉल को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने में कानूनी अड़चनें आती हैं। लागत और प्रदूषण: एथेनॉल को दूर दूर ले जाने में खर्च ज़्यादा होता है और ढुलाई के दौरान प्रदूषण भी फैलता है। भंडारण: तेल कंपनियों के डिपो में एथेनॉल रखने के लिए खास इंतजाम और बुनियादी ढांचे की जरूरत होती है। एथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा देने वाली पहलें: PMJIVAN योजना। इसके तहत खेती के कचरे से एथेनॉल बनाने वाले 2G प्लांट लगाने के लिए सरकार पैसा देती है। एथेनॉल ब्याज सबवेंशन योजनाएं EISS इस नए एथेनॉल प्लांट लगाने के लिए लिए गए कर्ज के ब्याज में छूट दी जाती है। GST में कमी: पेट्रोल में मिलाने वाले एथेनॉल पर GST 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। बिना साफ किए गए एथेनॉल पर अब भी 18% है। कानूनी बदलाव: 1951 के अधिनियम में बदलाव किया गया है ताकि एथेनॉल को देश में कहीं भी ले जाना आसान हो सके। निष्कर्ष: भारत की एथेनॉल मिश्रण की योजना ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण और विकास के लिए एक बड़ा कदम है। भविष्य में बायोडीजल की संभावनाओं को देखते हुए इसकी चुनौतियों को सुलझाना और इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करना जरूरी है।
5.3 वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना CSSIDWH। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में घड़ियाल और स्टर्न बर्ड को इस योजना के प्रजाति पुनर्भरण कार्यक्रम स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम में शामिल करने की सिफारिश की गई है। वन्यजीव पर्यावासों के एकीकृत विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना CSSIDWH के बारे में नोडल मंत्रालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। प्रकार केंद्र प्रायोजित योजना सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। उद्देश्य वन्य जीवों की सुरक्षा और उनके संरक्षण के लिए काम करना। वित्तीय सहायता केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पैसा देती है ताकि वे 1. संरक्षित क्षेत्रों जैसे नेशनल पार्क और अभयारण्य की मदद कर सकें। 2. इन क्षेत्रों के बाहर रहने वाले वन्यजीवों को भी बचा सकें। क्या आप घड़ियाल या स्टर्न बर्ड की विशेषताओं और उनके संरक्षण की स्थिति के बारे में जानना चाहेंगे? क्रिटिकली एंडेंजर्ड अति संकटग्रस्त प्रजातियों और उनके घरों को बचाने के लिए पुनर्वास कार्यक्रम चलाना। अब तक इस कार्यक्रम में हिम तेंदुआ, एशियाई शेर और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसी 22 प्रजातियों को चुना गया है। मुख्य घटक वन्यजीव पर्यावासों का विकास, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट। घड़ियाल पर्यावास इन्हें गहरी और तेज बहाव वाली नदियां पसंद हैं। नेपाल राप्ती नारायणी नदी। भारत गिरवा यूपी, सोन MP, रामगंगा UK, गंडक बिहार, चंबल UP, MP, राजस्थान और महानदी ओडिशा। विशेषताएं मछली पकड़ने के लिए खास दांत और सबसे लंबी व पतली थूथन। वयस्क नर की नाक पर घड़े जैसी बनावट होती है जिसे घड़ा कहते हैं। नर और मादा की बनावट अलग अलग होती है। ये मगरमच्छों की सभी प्रजातियों में सबसे ज्यादा पानी में रहना पसंद करते हैं। खतरे बांध और बैराज बनने से इनके घर नष्ट होना। लंबी थूथन की वजह से मछली पकड़ने के जाल में फंसकर डूबना। संरक्षण की स्थिति IUCN रेड लिस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड अति संकटग्रस्त। CITES परिशिष्ट I। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची I। संरक्षण के प्रयास प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975 संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रबंधन योजना। स्लॉथ बियर, स्लॉथ बेयर पर्यावास ये जंगलों और घास के मैदानों में मिलते हैं। ये भारत, नेपाल और श्रीलंका के मूल निवासी हैं। विशेषताएं लंबे पंजों और अजीब दांतों के कारण इनका नाम स्लॉथ पड़ा। इनकी थूथन लंबी होती है और ये दीमक व चींटियां खाते हैं। ये शीत निद्रा हाइबरनेट में नहीं जाते। ये अकेले रहना पसंद करते हैं, रात में सक्रिय होते हैं और काफी आक्रामक माने जाते हैं। खतरे जंगलों का कम होना, इंसान और भालू के बीच टकराव। दुनिया में इनकी संख्या 20,000 से भी कम बची है। संरक्षण स्थिति IUCN रेड लिस्ट वल्नरेबल संवेदनशील। CITES परिशिष्ट I। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची I। संरक्षण के प्रयास कर्नाटक का दरोजी स्लॉथ बियर अभयारण्य एशिया का ऐसा पहला अभयारण्य है। Would you like me to create a comparison table for these two species or move to the next? 5.4 वन्यजीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन CITES। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में CITES के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। CITES के बारे में इसका विचार सबसे पहले 1963 में IUCN की बैठक में आया था और ये 1975 में लागू हुआ। उद्देश्य ये पक्का करना कि वन्यजीवों और पौधों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनके अस्तित्व के लिए खतरा न बने। ये लाइसेंस सिस्टम के जरिए आयात और निर्यात पर कंट्रोल रखता है। सचिवालय इसे यूनेप द्वारा जिनेवा, स्विट्जरलैंड से चलाया जाता है। IUCN इसे वैज्ञानिक और तकनीकी मदद देता है। पक्षकार पार्टीज इसमें 185 देश या संगठन शामिल हैं। भारत 1976 में इसमें शामिल हुआ था। यह सदस्य देशों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी है, लेकिन ये देशों के अपने कानूनों की जगह नहीं लेता बल्कि उनके जरिए लागू किया जाता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP यह फैसले लेने वाला सबसे बड़ा निकाय है। इसकी तीसरी बैठक SOP3 1981 में नई दिल्ली में हुई थी। CITES ट्रेड डेटाबेस इसे यूनेप का वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर संचालित करता है। CITES परिशिष्ट अपेंडिसेस सुरक्षा के आधार पर प्रजातियों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। परिशिष्ट I विलुप्त होने की कगार पर खड़ी प्रजातियां, इनका व्यापार केवल खास मामलों में ही हो सकता है। परिशिष्ट 2 ऐसी प्रजातियां जो अभी खतरे में नहीं हैं
लेकिन व्यापार कंट्रोल न होने पर भविष्य में खतरा हो सकता है। परिशिष्ट 3, वे प्रजातियां जिन्हें किसी एक देश ने संरक्षित किया है और दूसरों से व्यापार रोकने में मदद मांगी है। साइटेस की मुख्य पहलें। ये 40,000 से ज्यादा प्रजातियों की रक्षा करता है। माइक कार्यक्रम, अफ्रीका और एशिया में हाथियों के अवैध शिकार पर नजर रखने के लिए। भारत में चिरांग रिपू और दिहिंग पटकाई इसके मुख्य केंद्र हैं। रणनीतिक विजन 2021-2030, वन्यजीव व्यापार को जैव विविधता और सतत विकास लक्ष्यों के साथ जोड़ना। साइटेस ट्री स्पीशीज प्रोग्राम CTSP, लिस्टेड पेड़ों के कानूनी और टिकाऊ व्यापार को बढ़ावा देना। Would you like me to move to the next section or prepare some practice questions based on these CIT's appendices? वन्यजीव अपराध से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ ICCWC 2010, इसका गठन आपराधिक न्याय प्रणालियों को मजबूत करने और राष्ट्रीय, क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्यजीव और वन अपराध से लड़ने के लिए आपसी सहयोग देने हेतु किया गया था। निष्कर्ष, अपनी विकसित होती रणनीतियों, माइक कार्यक्रम, ICCWC जैसे तंत्रों और सदस्य देशों के मजबूत कानूनी ढांचे के जरिए सीटेस जैव विविधता की सुरक्षा में अहम भूमिका निभा रहा है। 5.5 पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर सुर्खियों में क्यों? हाल ही में रूस के कामचटका प्रायद्वीप के पास 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। यह क्षेत्र पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। इस भूकंप से उठी सुनामी लहरों ने रूस और जापान के तटीय शहरों को प्रभावित किया। अन्य संबंधित तथ्य। वैज्ञानिकों के अनुसार ये भूकंप कम गहराई उथले में व्युत्क्रम भ्रंश रिवर्स फॉल्टिंग के कारण आया। व्युत्क्रम भ्रंश रिवर्स फॉल्टिंग, इसमें दबाव संपीड़न बल की वजह से जमीन का एक हिस्सा दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है। इसके कारण तेज कंपन, बाद के झटके, आफ्टरशॉक्स, सुनामी और इमारतों को भारी नुकसान हो सकता है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, इसे परिप्रशांत मेखला भी कहते हैं। यह प्रशांत महासागर के चारों ओर घोड़े की नाल हॉर्सशू के आकार का क्षेत्र है, जहां सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। दुनिया के लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखी और 90% भूकंप इसी क्षेत्र में होते हैं। अवस्थिति और विस्तार। ये लगभग 40,000 किलोमीटर में फैला है। यहाँ कई विवर्तनिक टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं, जैसे माइनस प्रशांत महासागर प्लेट, कोकोस प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और उत्तरी अमेरिकी प्लेट आदि। परिप्रशांत मेखला की विशेषताएं। भूगोल, यहाँ पहाड़ों, द्वीपों और गहरी खाइयों जैसे मारियाना गर्त का निर्माण हुआ है। भूतापीय ऊर्जा, दुनिया के 40% से ज्यादा भूतापीय ऊर्जा संसाधन यहीं हैं। खनिज, यहाँ सोना, तांबा और मोलिब्डेनम जैसे धातुओं के समृद्ध भंडार हैं। कृषि, ज्वालामुखी की उपजाऊ मिट्टी की वजह से यहाँ चावल और कॉफी की अच्छी पैदावार होती है। क्या आप व्युत्क्रम भ्रंश रिवर्स फॉल्टिंग की प्रक्रिया को चित्र के माध्यम से समझना चाहेंगे या अगले टॉपिक? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में बार बार भूकंप आने और ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण क्षेपण मंडल या सबडक्शन जोन। रिंग ऑफ फायर के किनारों पर विवर्तनिक प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं। यहाँ भारी, अधिक घनत्व वाली प्लेट हल्की प्लेट के नीचे धंस जाती है। इसे अभिसारी सीमाएं कन्वर्जेंट बाउंड्रीज कहते हैं। नीचे धंसने वाली प्लेट की सामग्री पृथ्वी के अंदर पिघलकर मैग्मा बन जाती है, जिससे ज्वालामुखी बनने की स्थिति पैदा होती है। उदाहरण, न्यूजीलैंड का ताउपो ज्वालामुखी आर्क, जहां प्रशांत प्लेट ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के नीचे धंस रही है। रूपांतरित सीमाएं बाय भ्रंश का क्षेत्र, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। कैलिफोर्निया के सैन एंड्रियास फॉल्ट जैसी जगहों पर प्लेटें एक दूसरे से रगड़ खाते हुए आगे बढ़ती हैं। इस घर्षण फ्रिक्शन से शक्तिशाली भूकंप तो आते हैं, लेकिन ज्वालामुखी बहुत कम बनते हैं। मध्य महासागरीय कटक अपसारी सीमाएं, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो समुद्र की सतह पर बनी दरारों से नया मैग्मा बाहर आता है और नई चट्टानें बनती हैं। पूर्वी प्रशांत कटक, ईस्ट पैसिफिक राइज, इसका बड़ा उदाहरण है, जहां प्रशांत प्लेट कोकोस और नास्का प्लेटों से दूर जा रही है। यहाँ ज्वालामुखी और गर्म पानी के स्रोत हाइड्रोथर्मल वेंट मिलते हैं। हॉटस्पॉट्स, ये पृथ्वी की गहराई मेंटल में स्थित गर्म जगहें हैं, जहां अधिक तापमान के कारण चट्टानें पिघलकर मैग्मा बन जाती हैं। ये मैग्मा जमीन की दरारों से बाहर निकलकर ज्वालामुखी बनाता है। निष्कर्ष, रिंग ऑफ फायर पृथ्वी की हलचल भरी बनावट का उदाहरण है। यहाँ प्लेटों के आपस में टकराने, अभिसारी गति से ही दुनिया के ज्यादातर ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं, जिसने इस क्षेत्र के जीवन और वातावरण को काफी प्रभावित किया है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में बार बार भूकंप आने और ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण
5.6.1 सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट 2025। यह 2030 के एजेंडा पर दुनिया भर में हो रही प्रगति की निगरानी करने वाली संयुक्त राष्ट्र यूएन की मुख्य सरकारी रिपोर्ट है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। लक्ष्य 1 गरीबी उन्मूलन। दुनिया की 8.9% आबादी अब भी बहुत ज़्यादा गरीबी में रह रही है। लक्ष्य 2 शून्य भूखमरी। 2023 में दुनिया में हर 11 में से एक व्यक्ति भूखा रहा। लक्ष्य 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। 2015 से अब तक 11 करोड़ से ज़्यादा बच्चों ने स्कूल में दाखिला लिया, लेकिन 2023 में 27.2 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर थे। लक्ष्य 5 लैंगिक समानता। बड़े पदों मैनेजर पर महिलाओं की संख्या 1/3 से भी कम है। लक्ष्य सम्मानजनक कार्य और आर्थिक समृद्धि। 2024 में बेरोजगारी दर घटकर 5.0% के सबसे निचले स्तर पर आ गई, लेकिन 58% मजदूर असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लक्ष्य 10 असमानताओं में कमी। 2024 में 57% कामकाजी उम्र के लोग काम पर थे, जिसका असर 3.6 अरब मजदूरों और उनके परिवारों पर पड़ा। लक्ष्य 11 संधारणीय शहर और समुदाय। करीब 3 अरब लोग घर के लिए संघर्ष कर रहे हैं और 1.12 अरब लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। लक्ष्य 13 जलवायु कार्रवाई। 2024 अब तक का सबसे गर्म साल रहा। तापमान पुराने स्तर से 1.55 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा। लक्ष्य 16 शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं। 2024 में लड़ाइयों के कारण 50,000 लोगों की मौत हुई और 12.32 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। नोट: यह रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट (SDR) 2025 से अलग है। SDR को SDG ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर (SDSN) की पहल जारी करता है। 5.6.2 नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क (NIF) प्रगति रिपोर्ट 2025। इसे MOSPI सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जारी किया है। यह भारत में SDG लक्ष्यों की निगरानी का मुख्य आधार है। रिपोर्ट की प्रमुख प्रगति। जीरो हंगर SDG 2 खेती में सुधार हुआ है। प्रति मजदूर कमाई 61,247 रुपये 2015-16 से बढ़कर 94,110 रुपये 2024-25 हो गई है। स्वच्छ जल और स्वच्छता SDG 6 गांवों में पीने के साफ पानी की पहुंच 94.57% से बढ़कर 99.62% हो गई है। स्वच्छ ऊर्जा SDG 7 कुल बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी का हिस्सा 16.02% 2015-16 से बढ़कर 22.13% 2024-25 हो गया है। प्रति व्यक्ति नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 64.04 वाट से बढ़कर 156.31 वाट पहुंच गई है। गरिमामय कार्य और आर्थिक समृद्धि SDG 8 सामाजिक सुरक्षा का दायरा 2016 के 22% से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गया है। उद्योग और नवाचार SDG 9 GDP की उत्सर्जन तीव्रता एमिशन इंटेंसिटी में 2005 से 2020 के बीच 36% की कमी आई है, जो पर्यावरण के अनुकूल विकास को दर्शाता है। असमानता कम करना SDG 10 ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू खर्च का गिनी गुणांक असमानता मापने का पैमाना 0.283 से घटकर 0.237 और शहरी क्षेत्रों में 0.363 से घटकर 0.284 हो गया है। जिम्मेदार उपभोग SDG 12 कचरा संग्रहण वेस्ट कलेक्शन 2015-16 के 17.97% से बढ़कर 2024-25 में 80.7% हो गया है। पृथ्वी पर जीवन SDG 15 देश का वन क्षेत्र फॉरेस्ट कवर 21.34% 2015 से बढ़कर 21.76% 2023 हो गया है। 5.6.3 कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम CCTS के लिए मसौदा नियम जारी। पर्यावरण मंत्रालय OMOEFCC ने उद्योगों के लिए उत्सर्जन लक्ष्य तय करने वाले नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है। मुख्य मसौदा नियम GEI ग्रीनहाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी इसे प्रति यूनिट उत्पादन पर निकलने वाले CO2 के टन के रूप में मापा जाएगा। 400 से ज़्यादा औद्योगिक संस्थाओं के लिए उत्सर्जन लक्ष्य को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है। BEE ऊर्जा दक्षता ब्यूरो इन लक्ष्यों को तय करेगा। ये नियम एल्यूमीनियम, लोहा, इस्पात, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स और कपड़ा क्षेत्रों पर लागू होंगे। नियमों का पालन न करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। CCTS के बारे में लक्ष्य कार्बन की कीमत तय करके उत्सर्जन कम करना। कानूनी आधार
ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम ECA 2022। प्रमुख घटक 1. अनुपालन तंत्र। लक्ष्य से कम प्रदूषण करने वाली संस्थाओं को कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट मिलेगा। 2. स्वैच्छिक तंत्र। अन्य क्षेत्र भी प्रदूषण कम करने वाली अपनी परियोजनाओं को रजिस्टर कराकर सर्टिफिकेट ले सकेंगे। प्रशासक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE। विनियामक, रेगुलेटर, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग CERC। महत्व। यह योजना भारतीय कार्बन बाजार ऑफ कैप एंड ट्रेड की बुनियाद रखती है। ये पेरिस समझौते के तहत भारत के जलवायु लक्ष्यों NDCS को पूरा करने में मदद करेगी। विश्व बैंक की रिपोर्ट में कार्बन की कीमत तय करने के मामले में भारत की बढ़ती भूमिका की तारीफ की गई है। 5.6.4 दूषित स्थल प्रबंधन के लिए नए नियम अधिसूचित किए गए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण दूषित स्थलों का प्रबंधन नियम 2025 जारी किए हैं। मकसद, प्रदूषित जगहों जहां खतरनाक कचरा दबा है की सफाई की जिम्मेदारी तय करना। दूषित स्थल ऐसी जगहें जहां मिट्टी और पानी जहरीले कचरे की वजह से प्रदूषित हो चुके हैं। मुख्य नियमों पर एक नज़र। शामिल प्रदूषक 189 खतरनाक पदार्थ। शामिल नहीं रेडियोधर्मी कचरा, माइनिंग, तेल रिसाव और ठोस कचरा, ये अलग कानूनों के तहत आते हैं। स्तर, खेती, घर, बिजनेस और फैक्ट्री वाले इलाकों के लिए सफाई के अलग अलग लेवल तय किए गए हैं। दूषित स्थल प्रबंधन। पहचान, स्थानीय निकाय या जिला प्रशासन साल में 2 बार संदिग्ध जगहों की जानकारी प्रदूषण बोर्ड SPCB को देंगे। मूल्यांकन, SPCB इन जगहों की जांच करेगा और ऑनलाइन पोर्टल पर जानकारी देगा। जिम्मेदारी, प्रदूषक प्रदूषण फैलाने वाला जिम्मेदार होगा। अगर जमीन बिक गई है तो नया मालिक जिम्मेदार होगा। सफाई, प्रदूषण फैलाने वाले को ही सफाई का खर्च उठाना होगा। अगर वो नहीं मिलता तो बोर्ड खुद सफाई कराएगा। वित्त पोषण और दंड। खर्च, शुरुआती जांच का खर्च सरकार पर्यावरण राहत कोष से दे सकती है, लेकिन बाद में प्रदूषक से 3 महीने के अंदर वसूला जाएगा। दंड, सफाई न करने या स्वास्थ्य को खतरा होने पर राज्य बोर्ड भारी जुर्माना लगा सकता है। 5.6.5 ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 जारी। रामसर कन्वेंशन के सचिवालय ने ये रिपोर्ट जारी की है। कवरेज, दुनिया में ताज़े पानी और समुद्र किनारे की आर्द्र भूमियां वेटलैंड्स 1800 मिलियन हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र में हैं। नुकसान, 1970 से अब तक दुनिया की 22% आर्द्र भूमियां खत्म हो चुकी हैं। क्षेत्रीय स्थिति, गरीब और कम आय वाले देशों में इनकी स्थिति बहुत खराब है। अफ्रीका में आर्द्र भूमियों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। Would you like me to provide a list of रामसर कन्वेंशन के लक्ष्य कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क KMGBF के हिसाब से तय किए गए हैं। KMGBF एक ऐसा समझौता है जिसे देशों को मानना अनिवार्य, गैर बाध्यकारी नहीं है। इसे COP 15 में अपनाया गया था। खतरे, बिना योजना के शहरीकरण, फैक्ट्रियां और कंस्ट्रक्शन का काम आर्द्र भूमियों के लिए बड़े खतरे हैं। सर्वोत्तम केस स्टडीज। रीजनल फ्लाईवे इनिशिएटिव, एशिया के लिए $3 अरब की साझेदारी, जिसका लक्ष्य प्रवासी पक्षियों और लोगों के लिए जरूरी 140 से ज्यादा आर्द्र भूमियों को सुधारना है। सेशल्स, दुनिया का पहला ब्लू बॉन्ड जारी करने वाला देश। आगे की राह, राष्ट्रीय योजना में शामिल करना। आर्द्र भूमियों को प्राकृतिक पूंजी मानकर देश की योजनाओं में जगह देनी चाहिए। वित्तीय मदद, ग्रीन बॉन्ड और ब्लू बॉन्ड जैसे तरीकों से इनके संरक्षण के लिए पैसा जुटाना चाहिए। 5.6.6 उत्तराखंड में पहली बार नैनीताल की पर्यटक वहन क्षमता का आकलन होगा। मकसद, हिल स्टेशनों को भीड़, ट्रैफिक और बढ़ती आबादी के नुकसान से बचाने के लिए रणनीति बनाना। सितंबर 2024 में NGT ने सरकार को आदेश दिया था कि नैनीताल को पर्यावरण की संवेदनशीलता के आधार पर बांटा जाए। वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? इसका मतलब है कि किसी इलाके के पास जितने संसाधन हैं, वो कितनी जनसंख्या की ज़रूरतों को बिना नुकसान पहुंचाए पूरा कर सकता है। ये वहां के पेड़ों, पानी जैविक और जमीन व मौसम अजैविक पर निर्भर करती है। वहन क्षमता मापने के 2 तरीके। 1. ग्रहीय सीमा दृष्टिकोण, इसे जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जल संकट जैसे बड़े खतरों को ध्यान में रखकर मापा जाता है। 2. बायोकैपेसिटी ओवरशूट दृष्टिकोण, यह बताता है कि इंसान प्रकृति पर कितना बोझ डाल रहा है। उदाहरण के लिए, हम साल भर के संसाधन कुछ ही महीनों में खर्च कर देते हैं।
सतत विकास में वहन क्षमता का महत्व। यह एहतियाती सिद्धांत प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल पर आधारित है। यह विकास और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच के तालमेल को बिठाने में मदद करता है। वहन क्षमता के लिए एहतियाती सिद्धांत: खतरा होने की आशंका पर पहले ही बचाव के कदम उठाना, नुकसान पहुंचाने वाले कामों को रोकना, हानिकारक कामों के दूसरे सुरक्षित विकल्प ढूंढना, फैसले लेने में आम जनता की राय शामिल करना। वुड यू लाइक मी टू मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर? वैज्ञानिक तथ्यों और अच्छी प्लानिंग पर आधारित नियम आर्थिक विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने में मदद कर सकते हैं। अगर इसे सही ढंग से लागू किया जाए तो यह सतत पर्यटन को बढ़ावा देगा और पर्यावरण के लिए संवेदनशील इलाकों के लिए एक बेहतर मॉडल बनेगा। 5.6.7 आईसीजे ने जलवायु परिवर्तन से निपटने से जुड़ा एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। सुर्खियों में क्यों? जलवायु संकट को लेकर देशों की जिम्मेदारियों से जुड़े इस मामले को 130 से ज्यादा देशों का समर्थन मिला। वानुअतु, प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय देश के नेतृत्व में यह मामला छोटे द्वीपीय देशों सिड्स की सुरक्षा के लिए उठाया गया था। 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आईसीजे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से 2 मुख्य सवालों पर राय मांगी थी। 1. पर्यावरण की रक्षा के लिए देशों की क्या जिम्मेदारियां हैं? 2. इन जिम्मेदारियों को पूरा न करने पर क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है? आईसीजे के निर्णय के मुख्य बिंदु। स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण एक मानवाधिकार है। सरकारें मानवाधिकार संधियों से बंधी हुई हैं और उन्हें जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कदम उठाने चाहिए। उत्सर्जन कम करने के लिए सरकारें बाध्य हैं। देशों को ग्रीन हाउस गैसों से होने वाले नुकसान को रोकना होगा। तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के पेरिस समझौते के लक्ष्य को पूरा करना होगा। बता दें कि तापमान पहले ही 1.3 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। नियम न मानने के नतीजे: अगर सरकारें फेल होती हैं तो उन्हें कानूनी रूप से जिम्मेदार माना जाएगा। उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले काम बंद करने होंगे और प्रभावित देशों को हर्जाना क्षतिपूर्ति भी देना पड़ सकता है। अमेरिका और रूस जैसे देशों ने अनिवार्य रूप से उत्सर्जन कटौती का विरोध किया है, लेकिन आईसीजे की राय उन पर कानूनी दबाव डालती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे के बारे में। स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र यूएन के मुख्य न्यायिक अंग के रूप में। मुख्य कार्य: देशों के विवाद सुलझाना और यूएन निकायों को कानूनी सलाह देना। सीमा: ये तभी सुनवाई करता है जब देश खुद अनुरोध करें। संरचना: इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जो 9 साल के लिए चुने जाते हैं। वे अपने देश के प्रतिनिधि नहीं बल्कि स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। स्थान: पीस पैलेस, हेग, नीदरलैंड। प्रासंगिकता: यह 193 सदस्य देशों के विवाद सुलझाने वाला दुनिया का इकलौता विश्व न्यायालय है। अगला टॉपिक समितियां और आयोग, कमिटीज एंड कमीशंस है। क्या आप उसे भी? 5.6.8 ADEETIE योजना शुरू की गई। यह योजना MSMEs, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को ऊर्जा खर्च में 30-50% की कमी लाने और बिजली के सही इस्तेमाल पावर टू प्रोडक्ट अनुपात में मदद करेगी। पावर टू प्रोडक्ट अनुपात: इसका मतलब है कि किसी सामान को बनाने में कितनी बिजली खर्च होती है। ADEETIE योजना के बारे में। मंत्रालय: विद्युत मंत्रालय। पात्रता: उद्यम आईडी वाले MSMEs जिन्हें कम से कम 10% ऊर्जा की बचत करके दिखानी होगी। कार्यान्वयन: ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE। अवधि: 3 साल, वित्त वर्ष 2025-26 से 2027-28 तक। बजट: 1000 करोड़ रुपए। लक्षित क्षेत्र: पीतल, ईंट, केमिकल और खाद्य प्रसंस्करण जैसे 14 ऊर्जा गहन क्षेत्र। प्रक्रिया: इसे 2 चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में 60 और दूसरे में 100 औद्योगिक क्लस्टर कवर होंगे। योजना के घटक: ब्याज में छूट: सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को लोन के ब्याज में 5% और मध्यम उद्यमों को 3% की छूट मिलेगी। मदद: ऊर्जा ऑडिट करने, प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR बनाने और तकनीकी व वित्तीय सहायता देने में सरकार मदद करेगी। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE के बारे में। कानूनी आधार: ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत बना। उद्देश्य: भारतीय अर्थव्यवस्था में बिजली की खपत, ऊर्जा तीव्रता को कम करना। अन्य पहलें: BEESME कार्यक्रम, राष्ट्रीय कार्यक्रम और सिद्धि SIDHIEE पोर्टल। 5.6.9 बाढ़ की बदलती प्रकृति। IIT दिल्ली और रुड़की के अध्ययन के अनुसार पिछले 40 वर्षों 1970-2010 में भारत में नदियों में आने वाली बाढ़ के तरीके में बदलाव आया है। अध्ययन के मुख्य बिंदु: बाढ़ की तीव्रता,
तारांकन लगभग 74% निगरानी केंद्रों पर बाढ़ की तीव्रता में कमी देखी गई है। केवल 26% केंद्रों पर बाढ़ बढ़ने के संकेत मिले हैं। बड़े जलग्रहण क्षेत्रों कैचमेंट एरियाज में बाढ़ की तीव्रता घटी है। क्या आप पावर टू प्रोडक्ट अनुपात या बीईई के किसी अन्य पोर्टल के बारे क्षेत्र विशेष रुझान। पश्चिमी एवं मध्य गंगा बेसिन मानसून की बाढ़ में हर 10 साल में 17% की कमी आई है। इसका कारण कम बारिश और मिट्टी में नमी की कमी है। नर्मदा बेसिन बांधों के निर्माण की वजह से यहां बाढ़ आने की घटनाओं में लगातार कमी हुई है। मराठवाड़ा क्षेत्र मानसून के दौरान नदी के बहाव में 8% और मानसून से पहले के मौसम में 31% की कमी देखी गई है। मानसून पूर्व बाढ़ की तीव्रता में वृद्धि। मालाबार तट केरल व तमिलनाडु यहां मानसून से पहले आने वाली बाढ़ की तीव्रता में हर दशक 8% की बढ़ोतरी हुई है। ऐसा मानसून से पहले होने वाली ज्यादा बारिश की वजह से हुआ है, जिससे वलियार, पेरियार और भरतपुझा जैसी नदियां प्रभावित होती हैं। बाढ़ आने के समय में बदलाव। ऊपरी गंगा क्षेत्र में अब बाढ़ देरी से आती है। मध्य भारत में बाढ़ समय से पहले आने लगी है। दक्षिण भारत में अक्सर बाद में बाढ़ आने की घटनाएं देखी गई हैं। 5.6.10 एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली CFLOOD का उद्घाटन। ये सिस्टम अलग अलग एजेंसियों से मिलने वाले बाढ़ के आंकड़ों को एक जगह जोड़ता है, जिससे आपदा प्रबंधन अधिकारियों को फैसले लेने में मदद मिलती है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 12% हिस्सा 40 मिलियन हेक्टेयर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। CFLOOD के बारे में। यह एक वेब प्लेटफॉर्म है जो गांव के स्तर तक 2 दिन पहले बाढ़ की भविष्यवाणी और नक्शे उपलब्ध कराएगा। यह बाढ़ की स्थिति को समझने के लिए आधुनिक 2D हाइड्रोडायनामिक मॉडलिंग का उपयोग करता है। विकसित करने वाले संस्थान CDA-C पुणे, केंद्रीय जल आयोग CWC, जल शक्ति मंत्रालय, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC। कार्यान्वयन। इसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के तहत बनाया जा रहा है। NSM को मिटवी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST मिलकर चलाते हैं। कवरेज। अभी महानदी, गोदावरी और तापी नदी घाटियां। भविष्य में देश की सभी नदियों को शामिल किया जाएगा और इसे राष्ट्रीय आपदा आपातकालीन पोर्टल NDEM से जोड़ा जाएगा। क्या आप राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के बारे में 5.6.11 रिक्लेम फ्रेमवर्क। कोयला मंत्रालय ने खदानों को बंद करने और उनके दोबारा इस्तेमाल के लिए रिक्लेम फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। इसका मुख्य जोर खदान के आसपास रहने वाले समुदायों की भागीदारी पर है। विकास, कोयला मंत्रालय और हार्टफुलनेस संस्थान ने मिलकर इसे बनाया है। रिक्लेम का मतलब R रीड आउट, समुदाय को समझना और उनसे जुड़ना। E एनविजन, भविष्य की दिशा तय करना। C को डिजाइन, मिलकर योजना बनाना। L लोकलाइज, स्थानीय जरूरतों के हिसाब से काम करना। A एक्ट, भागीदारी के साथ काम को पूरा करना। I इंटीग्रेट, टिकाऊ व्यवस्था बनाना। M मेंटेन, स्थानीय लीडरशिप के जरिए इसे जारी रखना। 5.6.12 वेदर डेरिवेटिव्स। भारत जल्द ही अपना पहला वेदर डेरिवेटिव शुरू करेगा। NCDEX और IMD मौसम विभाग मिलकर बारिश के जोखिमों पर आधारित वित्तीय उत्पाद बना रहे हैं। फायदा, ये किसानों को बेमौसम बारिश, हीटवेव और मौसम के बदलाव से होने वाले नुकसान से बचाएंगे। काम करने का तरीका, इसमें मौसम विभाग के डेटा का इस्तेमाल करके खास जगहों और मौसम के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट सौदे किए जाएंगे। वेदर डेरिवेटिव क्या है? जैसे शेयर बाजार के सौदे शेयरों पर आधारित होते हैं, वैसे ही ये बारिश और तापमान जैसे मौसम के मानकों पर आधारित होते हैं। इनका अपना कोई मूल्य नहीं होता, इसलिए इन्हें अपूर्ण बाजार, इनकम्प्लीट मार्केट का हिस्सा माना जाता है। 5.6.13 मानव निर्मित बांधों ने पृथ्वी के ध्रुवों में बदलाव किया है। एक नई स्टडी के अनुसार बांध बनाने की वजह से 1835 से अब तक पृथ्वी की घूमने वाली धुरी एक्सिस 1 मीटर से ज्यादा खिसक गई है। इसे ट्रू पोलर वेंडर TPW कहा जाता है। ट्रू पोलर वेंडर TPW क्या है? इसे प्लैनेटरी रीओरिएंटेशन भी कहते हैं। इसमें पृथ्वी की ऊपरी परत, क्रस्ट और मेंटल, अंदरूनी पिघले हुए कोर के ऊपर घूमने लगती है। यह पृथ्वी के वजन के दोबारा बंटवारे के कारण होता है, ताकि वो अपना घूमने का संतुलन, घूर्णन संतुलन बनाए रख सके। क्या आप ट्रू पोलर वेंडर के बारे में? TPW को बढ़ावा देने वाले प्राकृतिक कारक। आमतौर पर TPW का संबंध ग्लेशियरों और बर्फ की चादरों के पिघलने, टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने और समुद्री हलचल जैसी प्राकृतिक वजहों से होता है।
बांध कैसे टीपीडब्ल्यू को बढ़ावा दे रहे हैं? बांधों के जलाशय भारी मात्रा में पानी को रोक लेते हैं, जो वरना समुद्र में चला जाता। इससे पृथ्वी के वजन का बंटवारा बदल जाता है, जिससे ग्रह के घूमने की गति और धुरी प्रभावित होती है। जमीन पर पानी का ये भारी बोझ पृथ्वी के द्रव्यमान संतुलन को बिगाड़ देता है। यह बदलाव बांध के आकार और जगह पर निर्भर करता है। ध्रुवों के स्थानांतरण के प्रभाव। नेविगेशन में समस्या। ध्रुवों के खिसकने से सैटेलाइट और स्पेस टेलीस्कोप की लोकेशन पर असर पड़ सकता है, क्योंकि वे पृथ्वी के सटीक घूर्णन पर आधारित होते हैं। दिन लंबे होना। पृथ्वी पर दिन धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और ये रफ्तार बढ़ रही है। 5.6.14 विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट वाइफेक्स। उत्तर भारत के घने कोहरे पर किए जा रहे इस विशेष रिसर्च प्रोजेक्ट ने अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं। वाइफेक्स के बारे में। ये दुनिया के उन गिने चुने प्रयोगों में से है जो खुले मैदानों में खास तौर पर कोहरे पर किए गए हैं। संस्थान। इसे भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM ने चलाया है, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य: कोहरे का बेहतर पूर्वानुमान लगाना और नाउकास्टिंग क्षमता बढ़ाना। नाउकास्टिंग। इसके तहत अगले 6 घंटे के मौसम का सटीक अनुमान लगाया जाता है। Would you like me to move to the next topic or explain the nowcasting technology in more detail? जलवायु। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार यहाँ की जलवायु AW उष्णकटिबंधीय सवाना है। यहाँ हर साल औसतन 1600 मिलीमीटर बारिश होती है। लक्षद्वीप के बारे में। ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ये अरब सागर में स्थित 5.6.15 करियाचल्ली द्वीप, करियाचल्ली आइलैंड। समुद्री जल स्तर बढ़ने और मिट्टी कटने, अपरदन के कारण ये निर्जन द्वीप काफी हद तक डूब गया है। द्वीप के बारे में। स्थान: तमिलनाडु में रामेश्वरम और तूतीकोरिन के बीच मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। TNSHORE परियोजना। इसके संरक्षण के लिए तमिलनाडु सरकार ये प्रोजेक्ट चला रही है। इसके तहत कृत्रिम चट्टानें रीफ्स बनाकर और समुद्री घास लगाकर समुद्री जीवन को बचाने की कोशिश हो रही है। 5.6.16 चिनाब नदी, चिनाब रिवर। सरकार ने चिनाब नदी पर सावलकोट जलविद्युत परियोजना के लिए जंगल की जमीन इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य सिंधु नदी के पानी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है। चिनाब नदी के बारे में। उद्गम: ये 12 लाचा ला के पास से निकलती है। बनावट: चंद्रा और भागा नाम की 2 धाराएं मिलकर चिनाब बनाती हैं। ये घाटी हिमालय और पीर पंजाल के बीच स्थित है। सहायक नदियां: मियार नाला, सोहल, मारूसुदर और लिदर आदि। पुराना नाम: वैदिक काल में इसे चंद्रभागा, अश्किनी या इक्षुमती कहा जाता था। 5.6.17 टोकारा द्वीप, टोकारा आइलैंड्स। हाल ही में जापान के इस द्वीप समूह में 1000 से ज़्यादा भूकंप आए। जापान रिंग ऑफ फायर पर स्थित होने के कारण बहुत सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र है। द्वीप के बारे में। स्थान: ये जापान के क्यूशू के दक्षिण में स्थित एक द्वीप समूह है। खास बात: जापान का सबसे लंबा गांव तोशिमा इसी द्वीप पर है। 5.6.18 बित्रा द्वीप, बिट्रा आइलैंड। लक्षद्वीप प्रशासन इस द्वीप को रक्षा डिफेंस के कामों के लिए इस्तेमाल करने पर विचार कर रहा है। द्वीप के बारे में। ये लक्षद्वीप का सबसे छोटा आबादी वाला द्वीप है। क्षेत्रफल: मात्र 0.105 वर्ग किलोमीटर। स्थान: अरब सागर में अगत्ती द्वीप के पास। क्या आप इनमें से किसी द्वीप की भौगोलिक स्थिति को और विस्तार से समझना चाहेंगे? जलवायु। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार यहाँ की जलवायु AW उष्णकटिबंधीय सवाना है। यहाँ हर साल औसतन 1600 मिलीमीटर बारिश होती है। लक्षद्वीप के बारे में। यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। यह अरब सागर में स्थित 36 प्रवाल मूंगा द्वीपों से मिलकर बना है। इसकी 3 मुख्य भौगोलिक विशेषताएं हैं: एटोल, एटोल, लैगून, लगून और रीफ, रीफ। Would you like me to move to the next page or summarize the key facts about Lakshadweep for your notes? 6. सामाजिक मुद्दे, सोशल इश्यूज। 6.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के 5 वर्ष। सुर्खियों में क्यों? राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के बारे में। यह आज़ादी के बाद भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। पहली 1968 और दूसरी 1986 में आई थी।
इसका मसौदा कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिशों पर तैयार किया गया था। एनईपी के मूलभूत सिद्धांत: वैचारिक समझ, रटने के बजाय समझने पर जोर। तकनीक का उपयोग: पढ़ाई में भाषा की रुकावटें दूर करने और दिव्यांग छात्रों की मदद के लिए तकनीक का इस्तेमाल। विनियामक ढांचा: नियम हल्के लेकिन मजबूत होने चाहिए जो पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करें। विविधता का सम्मान: पढ़ाई और नीतियों में स्थानीय संदर्भों, लोकल कॉन्टेक्स्ट को शामिल करना। समानता और समावेशन: वंचित वर्गों को शिक्षा से जोड़ना। अनुसंधान, रिसर्च: अच्छी उच्च शिक्षा के लिए रिसर्च को जरूरी माना गया है। निरंतर समीक्षा: नियमित मूल्यांकन के आधार पर प्रगति को जांचते रहना। शब्दावली को जानें। सकल नामांकन अनुपात (जीआर), किसी भी स्तर पर पढ़ने वाले कुल छात्रों की संख्या। आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान (एफएलएन), कक्षा 3 तक बच्चे का समझकर पढ़ना और बुनियादी गणित, जोड़ घटाव सीखना। एनईपी 2020 के प्रमुख फोकस क्षेत्र: स्कूली शिक्षा, ईसीसीई, 8 साल तक के बच्चों की देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा, एनसीपीएफईसीसीई। एफएलएन दीक्षा पोर्टल: यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो 133 भाषाओं में पढ़ाई का सामान देता है। नई संरचना: पुरानी व्यवस्था की जगह अब 5+3+3+4 का ढांचा अपनाया गया है। बहुभाषावाद: कक्षा 5 तक और संभव हो तो कक्षा 8 तक पढ़ाई का माध्यम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। मूल्यांकन सुधार: पाराख: छात्रों के आकलन के लिए परख नाम का एक मानक निर्धारण निकाय, स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी बनाया गया है। क्या आप 5+3+3+4 की नई संरचना या परख के बारे में और विस्तार से जानना चाहेंगे? शिक्षक छात्र शिक्षक अनुपात (पीटीआर): हर स्कूल में 30 छात्रों पर कम से कम एक शिक्षक 30:1 का अनुपात रखना। टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को और बेहतर बनाना। ट्रेनिंग: हर शिक्षक को साल में कम से कम 50 घंटे का प्रोफेशनल विकास प्रशिक्षण ट्रेनिंग लेना जरूरी होगा। मानक निर्धारण और प्रत्यायन: स्कूलों की गुणवत्ता जांचने के लिए एससीईआरटी द्वारा एक विशेष ढांचा एसक्यूएएएफ तैयार किया जाएगा। उच्चतर शिक्षा हायर एजुकेशन: स्नातक डिग्री, 3 या 4 साल की डिग्री के विकल्प और पढ़ाई बीच में छोड़ने या बदलने की सुविधा। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी: छात्रों द्वारा अर्जित अंकों क्रेडिट्स को डिजिटल रूप से जमा करने के लिए एक बैंक जैसी व्यवस्था। शिक्षक शिक्षा: शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए स्वयं और दीक्षा जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग। नेशनल मिशन फॉर मेंटर्स: अनुभवी पेशेवरों द्वारा शिक्षकों को गाइड और प्रशिक्षित करना। नियामकीय रूपांतरण: भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (HECI) उच्च शिक्षा की देखरेख के लिए एक मुख्य संस्था बनेगी जिसके अंदर 4 अलग अलग विभाग होंगे। अन्य प्रमुख क्षेत्र: व्यावसायिक शिक्षा वोकेशनल एजुकेशन, इसके एकीकरण के लिए राष्ट्रीय समिति NCIVE का गठन। तकनीक: पढ़ाई में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए एक स्वायत्त संस्था NETF का निर्माण। संस्कृति: भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति को बढ़ावा देना। नई शिक्षा नीति NEP 2020 के प्रमुख लक्ष्य: बुनियादी ज्ञान FLN 2025 तक सभी बच्चों को बुनियादी पढ़ना और गणित सिखाना। नामांकन GR 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% नामांकन हासिल करना। बजट: शिक्षा पर सरकारी खर्च को बढ़ाकर GDP का 6% करना। उच्च शिक्षा GR उच्च शिक्षा में नामांकन को 2035 तक बढ़ाकर 50% करना। व्यावसायिक शिक्षा 2025 तक कम से कम 50% छात्रों को किसी न किसी हुनर वोकेशनल ट्रेनिंग से जोड़ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख उपलब्धियां: आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार स्कूली नामांकन GR प्राथमिक स्तर पर यह 93% तक पहुंच गया है। ड्रॉप आउट पढ़ाई छोड़ना: स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की दर में कमी आई है। प्राथमिक 1.9%, माध्यमिक 14.1%। डिजिटलीकरण तारांकन कंप्यूटर वाले स्कूल 38.5% से बढ़कर 57.2% हुए। इंटरनेट वाले स्कूल 22.3% से बढ़कर 53.9% हुए। क्या आप उच्च शिक्षा के लिए बने HECI के 4 स्वतंत्र स्तरों के बारे में और जानना चाहेंगे? उच्चतर शिक्षा 18-23 आयु वर्ग आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। GR में वृद्धि: उच्च शिक्षा में नामांकन 2014-15 के 23.7% से बढ़कर 2021-22 में 28.4% हो गया है। संस्थानों की संख्या: उच्च शिक्षा संस्थानों HEIS की संख्या में 2014-15 से 2022-23 के बीच 13.8% की बढ़ोतरी हुई है। ग्रामीण विद्यालय ASER 2024 FLN निर्देश:
80% से अधिक ग्रामीण स्कूलों को बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के निर्देश दिए जा चुके हैं। नामांकन दर 6-14 वर्ष के बच्चों का स्कूल नामांकन पिछले 20 साल से 95% से अधिक बना हुआ है। ड्रॉपआउट में कमी, स्कूल न जाने वाले 15-16 वर्ष के बच्चों की संख्या 13.1% से घटकर 7.9% रह गई है। अन्य उपलब्धियां: शिक्षक प्रशिक्षण, निष्ठा कार्यक्रम के जरिए 12.97 लाख शिक्षकों को ट्रेनिंग दी गई। नवाचार, साल 2023-24 में हुए कुल पेटेंट में उच्च शिक्षा संस्थानों का योगदान 25% रहा। समावेशिता, आवासीय स्कूलों में 7.58 लाख लड़कियों का नामांकन हुआ। अंतर्राष्ट्रीयकरण, विदेशी विश्वविद्यालयों जैसे डीकेन साउथहैम्पटन ने भारत में अपने कैंपस खोले हैं। साक्षरता, लद्दाख देश का पहला पूर्ण साक्षर प्रशासनिक क्षेत्र बना। बहुभाषावाद, नीट और CUET जैसी बड़ी परीक्षाएं 12 भारतीय भाषाओं में हो रही हैं। निगरानी, पराग सर्वे के तहत 21.15 लाख छात्रों का मूल्यांकन किया गया। NEP 2020 को लागू करने में चुनौतियां: फंडिंग की कमी, शिक्षा पर खर्च GDP का केवल 3% है, जबकि लक्ष्य 6% का है। सारा पैसा सुविधाओं, इनपुट पर खर्च हो रहा है, जिससे पढ़ाई के नतीजों आउटपुट में सुधार नहीं दिख रहा। केंद्र राज्य विवाद, कुछ राज्यों जैसे केरल बंगाल ने PM श्री योजना को अपनाने से मना कर दिया क्योंकि इसके लिए NEP मानना अनिवार्य है। देरी, नई संस्था HECI के गठन और नए पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क में देरी हो रही है। जटिल नियम, UGC और AICTE के 50 से ज्यादा नियम शिक्षा और रिसर्च को कठिन बनाते हैं। छात्रों का रुकना, रिटेंशन, कक्षा 11-12 में छात्र रुकने की दर केवल 45.6% है। अन्य मुद्दे, शिक्षकों को तकनीक चलाने में दिक्कत, त्रिभाषा फॉर्मूला का विरोध और 4 साल की डिग्री के लिए पर्याप्त फैकल्टी न होना। प्रमुख सरकारी योजनाएं: PM श्री, PMSHRI 2022-2027 तक 14,500 से अधिक स्कूलों को आधुनिक बनाना। निपुण भारत, निपुण भारत 2026-27 तक कक्षा 3 के बच्चों को बुनियादी पढ़ना और गणित FLN सिखाना। क्या आप निपुण भारत के लक्ष्यों या PM श्री स्कूलों की सुविधाओं के बारे में और विस्तार से जानना चाहेंगे? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS यह केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है जो एक ही मंच पर विविधतापूर्ण शोध लेखों और जर्नल प्रकाशनों तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करती है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों CWSN के लिए पहल, भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए PM ई-विद्या DTH चैनल प्रशस्त नामक दिव्यांगता स्क्रीनिंग कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रेरणा ये कक्षा 9 से 12 तक के चयनित छात्रों के लिए एक आवासीय कार्यक्रम है जो अनुभवात्मक शिक्षा पर केंद्रित है। उल्लास भारलस या नव भारत साक्षरता कार्यक्रम NILP ये 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन वयस्कों को साक्षर बनाने के लिए एक केंद्र प्रायोजित पहल है जो औपचारिक स्कूली शिक्षा से वंचित रह गए थे। विद्यांजलि यह एक स्वयंसेवी आधारित स्कूली कार्यक्रम है जो सामुदायिक सहभागिता और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। राष्ट्रीय विद्या समीक्षा केंद्र RVSK ये साक्ष्य आधारित निर्णय लेने के लिए स्कूली शिक्षा के प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों KPIs पर रियल टाइम आधारित डेटा प्रदान करता है। NEP 2020 को लागू करने संबंधी सुधारों के लिए आगे की राह। परिणाम आधारित वित्त पोषण OBF वित्त पोषण के लिए ऐसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जिसमें भुगतान पूर्व परिभाषित व स्थापित परिणामों की उपलब्धि के आधार पर दिया जाए, न कि केवल इनपुट या गतिविधियों के आधार पर। बेहतर समन्वय, प्रगति की निगरानी के लिए एक साझा फ्रेमवर्क विकसित करने और स्थानीय संदर्भों के अनुरूप सुधारों की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी सक्षम शिक्षा इकोसिस्टम निरंतर निगरानी के साथ लागू करने पर यह जुड़ाव और प्रतिधारण दर में सुधार कर सकता है, जैसे शिक्षकों के पेशेवर विकास के लिए AI का लाभ उठाना और छात्रों के लिए AI संचालित व्यक्तिगत ट्यूटर प्रदान करना। संरचित पीयर लर्निंग को एकीकृत करना। उदाहरण के लिए मिशन अंकुर मध्य प्रदेश और गुजरात के तहत स्कूलों एवं समुदायों की भागीदारी से प्राथमिक छात्रों के समय विकास व FLN कौशल की उपलब्धि सुनिश्चित की जाती है। क्षमता निर्माण, फैकल्टी विकास कार्यक्रमों में निवेश करना, शिक्षकों के लिए सहायता प्रणाली का निर्माण करना और संस्थागत नेतृत्व को मजबूत बनाना। विकेंद्रीकरण और लचीलापन, संस्थानों को अपने विशिष्ट संदर्भों के अनुरूप NEP को अपनाने के लिए लचीलापन प्रदान करना, नवाचार एवं स्वायत्तता को बढ़ावा देना। निष्कर्ष, अपने कार्यान्वयन के 5 साल बाद NEP 2020 ने समावेशिता, गुणवत्ता और प्रासंगिकता पर ध्यान केंद्रित करके भारत के शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के लिए एक मजबूत नींव रखी है। हालांकि नामांकन, डिजिटल पहुंच और शिक्षक विकास में प्रगति सराहनीय है,
लेकिन इसकी पूरी क्षमता को साकार करने के लिए वित्त पोषण में वृद्धि, बेहतर शासन व अवसंरचना और नीतिगत बाधाओं को दूर करना महत्वपूर्ण है। 6.2 छात्रों में आत्महत्या की बढ़ती घटनाएं, राइजिंग सुइसाइड्स अमंग स्टूडेंट्स। सुर्खियों में क्यों? छात्रों द्वारा आत्महत्या करने की बढ़ती घटनाओं पर ध्यान देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुब्बू साहा बनाम आंध्र प्रदेश राज्यवाद में कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए। छात्रों के बीच बढ़ता मानसिक स्वास्थ्य संकट। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने अपनी भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्याएं 2022 रिपोर्ट में पाया कि आत्महत्या के कुल मामलों में से 7.6% छात्रों से संबंधित हैं। 2012 से 2022 के बीच पुरुष छात्रों के आत्महत्या के मामलों में 99% और छात्राओं के आत्महत्या के मामलों में 92% की वृद्धि हुई है। सुप्रीम कोर्ट के अन्य निर्णय। अमित कुमार बनाम भारत संघ 2025 विद्यार्थियों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने और उच्चतर शिक्षा संस्थानों में आत्महत्या के मामलों को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स के गठन का निर्देश दिया गया। रघुराम चौहान बनाम भारत संघ 2014 और देवेंद्र सिंह चौहान बनाम भारत संघ 2018। यह माना गया कि मानसिक स्वास्थ्य संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य संकट में योगदान देने वाले कारक। शैक्षिक दबाव, सफलता की संकीर्ण परिभाषा, शैक्षणिक असंतोष, शैक्षणिक तनाव और खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं के मामले में असफलता। प्रणालीगत मुद्दे, शैक्षिक परिवेश में भेदभाव और उत्पीड़न जैसे रैगिंग, धमकाना, यौन उत्पीड़न आदि जो अकेलेपन एवं विश्वास की भावना को कमजोर करते हैं। मौन की संस्कृति, मानसिक स्वास्थ्य पर खुली चर्चा का अभाव और सामाजिक कलंक, साथ ही अपर्याप्त सुरक्षा उपाय एक सामाजिक बाधा के रूप में कार्य करते हैं। विद्यार्थी केंद्रित विनियामक शून्यता, छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए एक एकीकृत व लागू करने योग्य फ्रेमवर्क का अभाव। ये कमी सामाजिक सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति अधिकार आधारित दृष्टिकोण में बाधा डालती है। पारिवारिक मुद्दे, उदाहरण के लिए पारिवारिक संघर्ष और अस्थिरता, तलाक, अलगाव, वित्तीय समस्याएं आदि, माता पिता द्वारा उपेक्षा, किसी प्रियजन की मृत्यु, अवसाद या अन्य मानसिक बीमारियों का इतिहास, बचपन के प्रतिकूल अनुभव, सोशल मीडिया का दबाव आदि। अन्य, आत्मसम्मान की भावना में कमी, सामाजिक अलगाव, सामाजिक आर्थिक भेदभाव, जाति आधारित व लिंग आधारित आदि। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए उठाए गए कदम। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017। यह एक अधिकार आधारित कानून है जो प्रत्येक व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और सुरक्षा तक पहुंच के अधिकार को मान्यता देता है। धारा 18 सभी को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की गारंटी देती है। धारा 115 आत्महत्या के प्रयास को अपराध की श्रेणी से बाहर करती है। इस धारा में आत्महत्या के प्रयास को सजा के बजाय देखभाल और सहयोग की आवश्यकता के रूप में देखने की बात कही गई है। राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति 2022। इसका उद्देश्य 2030 तक आत्महत्या के कारण होने वाली मृत्यु दर को 10% तक कम करना है। राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम टेलीमानस टेलीमानस, यह एक केंद्रीकृत टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है। इसका उद्देश्य सभी को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना है। मनोदर्पण पहल, इसकी शुरुआत शिक्षा मंत्रालय ने की है। इसका उद्देश्य कोविड-19 जैसी स्थितियों के दौरान और उसके बाद छात्रों एवं शिक्षकों की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का निवारण करना है। समावेशी मानसिक स्वास्थ्य, लचीलापन और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण, इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य संकाय, फैकल्टी को छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने और शीघ्र हस्तक्षेप करने के लिए सक्षम बनाना है। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को कोचिंग सेंटरों के विनियमन के लिए दिशा निर्देश, इन्हें शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। इनमें कोचिंग सेंटरों में परामर्शदाताओं द्वारा काउंसलिंग को प्राथमिकता देना, कक्षाओं में कोई अलगाव न रखना, रिकॉर्ड का रखरखाव करना आदि पहलू शामिल हैं। आगे की राह, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी प्रमुख दिशा निर्देश। एक समान मानसिक स्वास्थ्य नीति, यह नीति सभी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा अपनाई और लागू की जाएगी। इसकी वार्षिक समीक्षा की जाएगी और इसे लगातार अपडेट किया जाएगा। साथ ही इसे सभी के लिए सुलभ बनाया जाएगा। योग्य परामर्शदाताओं बाय मनोवैज्ञानिकों बाय सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, 100 या उससे अधिक नामांकित छात्रों वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में कम से कम एक परामर्शदाता की नियुक्ति अनिवार्य होगी।
अनिवार्य प्रशिक्षण। सभी शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए साल में कम से कम 2 बार प्रमाणित मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा, चेतावनी संकेतों की पहचान आदि पर आधारित प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। शिकायत निवारण तंत्र। सभी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा एक मजबूत, गोपनीय और सुलभ शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाएगा। माता-पिता और अभिभावकों को संवेदनशील बनाना। अनावश्यक शैक्षणिक दबाव डालने से बचने, मनोवैज्ञानिक संकट के संकेतों को पहचानने तथा सामुदायिक और सहायक वातावरण के निर्माण के लिए माता-पिता और अभिभावकों को संवेदनशील बनाना चाहिए। पाठ्येतर गतिविधियां, खेल, कला और व्यक्तित्व विकास पहलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कोचिंग संस्थान और हब, इन्हें उच्च मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा और निवारक उपायों को लागू करना चाहिए। साथ ही छात्रों और माता-पिता अभिभावकों के लिए नियमित व संरचित करियर परामर्श सेवाएं प्रदान करनी होंगी। आवासीय शैक्षणिक संस्थान, यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए जाएं कि परिसर उत्पीड़न, दंडात्मक, नशीली दवाओं और अन्य हानिकारक पदार्थों से मुक्त रहे। निष्कर्ष। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इसमें सहपाठियों की मदद, प्रशिक्षित पेशेवरों के लिए पर्याप्त फंडिंग, जिम्मेदार मीडिया प्रथाएं और मजबूत संस्थागत जवाबदेही शामिल होनी चाहिए। शुरुआती पहचान, समय पर हस्तक्षेप और सभी छात्रों के लिए सुलभ देखभाल सुनिश्चित करने हेतु जमीनी स्तर पर निगरानी, कलंक मानने की प्रवृत्ति को कम करना, सुरक्षित डिजिटल जुड़ाव और शैक्षिक संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को समेकित करना आवश्यक है। भारत में आत्महत्याओं के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए। वीकली फोकस #110 आत्महत्या, भारत में एक उभरती सामाजिक समस्या। 6.3 सामाजिक विलगाव, सोशल आइसोलेशन। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अकेलेपन से सामाजिक जुड़ाव तक स्वस्थ समाजों के लिए मार्ग तैयार करना नामक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट स्वास्थ्य, कल्याण और समाज पर सामाजिक विलगाव एवं अकेलेपन के प्रभाव पर प्रकाश डालती है। सामाजिक जुड़ाव और विलगाव क्या है? सामाजिक जुड़ाव उन कई तरीकों के बारे में है जिनसे हम दूसरों से जुड़ते हैं और उनके साथ अंतःक्रिया करते हैं। इसमें परिवार, दोस्त, सहपाठी, सहकर्मी, पड़ोसी आदि शामिल होते हैं। सामाजिक विलगाव यह तब होता है जब किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त सामाजिक संपर्क नहीं होता या उसे अपने रिश्तों से सहयोग और समर्थन नहीं मिलता या उसके रिश्ते तनावपूर्ण या नकारात्मक होते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं। अकेलापन, लोनलीनेस, ये तब महसूस होता है जब किसी व्यक्ति की अपेक्षित और वास्तविक जुड़ाव की स्थिति में अंतर होता है। सामाजिक अलगाव, सोशल आइसोलेशन, जब किसी व्यक्ति के बहुत कम मित्र, रिश्तेदार या जान पहचान के लोग होते हैं या वो दूसरों से बहुत कम मिलना जुलना करता है तो इसे सामाजिक अलगाव कहा जाता है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। सामाजिक विलगाव की व्यापकता। 2014-2023 तक के आंकड़ों के अनुसार लगभग प्रत्येक 6 में से एक व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है। इनमें युवा 13-29 वर्ष सबसे अधिक अकेलापन महसूस करते हैं। 1990-2022 तक के आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक 3 में से एक वृद्ध वयस्क तथा 2003-2018 तक के आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक 4 में से एक किशोर सामाजिक रूप से विलगाव की स्थिति में है। असमानताएं। निम्न और मध्यम आय वाले देशों में लगभग 24% लोग अकेलापन महसूस करते हैं, जबकि अमीर देशों में यह आंकड़ा 11% है। सामाजिक विलगाव के प्रभाव। शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। वैश्विक स्तर पर 2014-2019 के दौरान लगभग 871,000 मौतें अकेलेपन से संबंधित थीं। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। इसमें अवसाद, एंग्जाइटी, डिमेंशिया आदि शामिल हैं। सामाजिक आर्थिक प्रभाव। इसमें खराब शैक्षिक प्रदर्शन और उत्पादकता की हानि शामिल है। सामाजिक जुड़ाव को सुधारने हेतु रोड मैप। नीति। सामाजिक जुड़ाव या संपर्क को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए। ऐसा कदम डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी समेत 8 देशों ने उठाया है। अनुसंधान। वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान क्षमता का निर्माण करना चाहिए तथा सामाजिक संपर्क में ब्रेक चैलेंज को शुरू करना चाहिए। हस्तक्षेप। इंटरवेंशन एक्सेलरेटर शुरू किया जाना चाहिए जो लोगों को जोड़ने वाले नए तरीकों को तेजी से लागू कर सके। साथ ही सामुदायिक अवसंरचना जैसे पार्क, सामुदायिक केंद्र आदि और सेवाओं को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि लोग आपस में मिलजुल सकें। बेहतर मापन। ये जानने के लिए कि समाज आपस में कितना जुड़ा हुआ है, एक वैश्विक सामाजिक जुड़ाव सूचकांक, सोशल कनेक्शन इंडेक्स तैयार किया जाना चाहिए।
जन सहभागिता, व्यापक जन जागरूकता अभियान, आयोजन, समूह गतिविधियां और सोशल प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टरों द्वारा सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेने का सुझाव को बढ़ावा देना चाहिए। 6.4 संक्षिप्त सुर्खियां, न्यूज इन शॉर्ट्स। 6.4.1 सामाजिक संगठनों की भूमिका, रोल ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। लोकसभा अध्यक्ष ने देश और समाज के विकास में सामाजिक संगठनों की भूमिका पर जोर दिया। सामाजिक संगठन का अर्थ है कि समाज में लोग और समूह किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और कैसे आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये संगठन औपचारिक, जैसे धार्मिक संस्थाएं, शैक्षिक संगठन, श्रमिक संघ आदि, या अनौपचारिक, जैसे परिवार, मित्र, सहकर्मी समूह आदि हो सकते हैं। सामाजिक संस्थाएं और राष्ट्र निर्माण में भूमिका। परिवार, यह सामाजिक मानदंडों एवं मूल्यों और अच्छे नैतिक व्यवहार को सिखाने वाली प्राथमिक पाठशाला है जो अधिक सामंजस्यपूर्ण व समावेशी समाज बनाने में मदद करती है। धार्मिक संस्थाएं, यह नैतिक रूपरेखा प्रदान करती हैं और करुणा, क्षमा एवं दान जैसे मूल्यों को मजबूत करती हैं। साथ ही सामाजिक व्यवस्था और सामुदायिक सामंजस्य को बढ़ावा देती हैं तथा धर्मार्थ व कल्याणकारी कार्यों से गरीबी कम करने में मदद मिल सकती है। शैक्षिक संस्थाएं, यह ज्ञान एवं कौशल सिखाने, कड़ी मेहनत, अनुशासन, टीम वर्क और मूल्यों को बढ़ावा देने तथा व्यक्तियों को विभिन्न भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के लिए तैयार करने में मदद करती हैं। गैर सरकारी संगठन, NGOs, नीतियों को दिशा देना और प्रभाव डालना। उदाहरण के लिए RTI अधिनियम को प्रभावित करने में मजदूर किसान शक्ति संगठन NGO की भूमिका रही है। जागरूकता एवं क्षमता निर्माण, जैसे लिंग मुद्दों में सेवा बाय सेवा, ट्रेड यूनियन की भूमिका। बेहतर सेवा वितरण, उदाहरण शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम NGO की भूमिका। लोकतंत्र को मजबूत करना, जैसे राजनीति को अपराध मुक्त करने के प्रयास में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR की भूमिका। इस प्रकार प्रत्येक सामाजिक संस्था व्यक्तियों के जीवन के साथ साथ समुदायों के सामूहिक ताने बाने को भी आकार देने में एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा मानव समाज के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवेश को आकार देती है। इन संस्थाओं के महत्व को पहचानना और समझना भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनने के लिए तथा संतुलित, समावेशी व अनुकूलनीय समाजों के निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 6.4.2 बाल दत्तक ग्रहण, चाइल्ड अडॉप्शन। कारा ने बाल दत्तक ग्रहण के सभी चरणों में मजबूत मनोसामाजिक सहायता को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को निर्देश जारी किए। ये निर्देश किशोर न्याय, बालकों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015-2021 में संशोधित तथा दत्तक ग्रहण विनियम 2022 के तहत राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसियों सारास के लिए जारी किए गए हैं। सारास को दिए गए मुख्य निर्देश। सभी प्रमुख हितधारकों जैसे संभावित दत्तक ग्रहण करने वाले माता पिता, दत्तक ग्रहण किए गए बच्चे और जैविक माता पिता के लिए मनोसामाजिक सहायता तंत्र को मजबूत किया जाएगा। सारास को जिलों और राज्य स्तर पर योग्य परामर्शदाताओं को नामित पैनल में शामिल करना होगा। यदि विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसियां SAS या जिला बाल संरक्षण इकाइयां DCPUS किसी अन्य स्थिति में भी परामर्श की आवश्यकता महसूस करें तो मनोसामाजिक हस्तक्षेप की व्यवस्था की जाएगी। भारत में बाल दत्तक ग्रहण। नोडल मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। प्राथमिक कानून। भारत में दत्तक ग्रहण मुख्य रूप से हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 तथा किशोर न्याय, बालकों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2000 द्वारा नियंत्रित होता है। नोडल केंद्रीय एजेंसी, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण कारा, केंद्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण को विनियमित करता है। कारा को किशोर न्याय अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है। बच्चों के संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण में सहयोग पर हेग कन्वेंशन 1993। यह अंतर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को नैतिक, कानूनी और पारदर्शी बनाता है। साथ ही बाल तस्करी को रोकने में भी मदद करता है। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश किशोर न्याय अधिनियम को निम्नलिखित संस्थानों के माध्यम से लागू करते हैं। राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसियां, सारा, स्थानीय बाल कल्याण समितियां, जिला बाल संरक्षण इकाइयां, DCPUS। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, कारा के बारे में। कारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है। निगरानी। यह देश में दत्तक ग्रहण और अंतर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण दोनों की निगरानी करता है। केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में नामित हेग कन्वेंशन 1993 के प्रावधानों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण के संबंध में कारा को केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है। भारत ने हेग कन्वेंशन की 2003 में अभिपुष्टि की थी।
6.4.3 नशा मुक्त भारत के लिए युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन में काशी घोषणापत्र पारित हुआ। युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन ने राष्ट्रीय युवा नेतृत्व वाले नशा विरोधी अभियान की नींव रखी है। यह शिखर सम्मेलन व्यापक मेरा युवा MY भारत ढांचे का हिस्सा है। मेरा युवा MY भारत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। इसका उद्देश्य युवा विकास और युवा नेतृत्व वाले विकास के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित एक संस्थागत तंत्र प्रदान करना है। काशी घोषणा पत्र के बारे में, इसमें नशामुक्ति आंदोलन के लिए 5 साल का रोड मैप निर्धारित किया गया है। इसमें मादक पदार्थों के सेवन को केवल एक व्यक्तिगत समस्या के रूप में ही नहीं, बल्कि एक बहुआयामी लोक स्वास्थ्य और सामाजिक चुनौती के रूप में मानने पर राष्ट्रीय सहमति बनी है। अपनाए जाने वाला दृष्टिकोण, यह बहुमंत्रालयी समन्वय के लिए एक संस्थागत तंत्र का प्रस्ताव करता है। इस तंत्र में एक संयुक्त राष्ट्रीय समिति का गठन, वार्षिक प्रगति की रिपोर्टिंग तथा प्रभावित व्यक्तियों को सहायता सेवाओं से जोड़ने के लिए एक राष्ट्रीय मंच शामिल है। नशे से बचाव के लिए आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और प्रौद्योगिकी प्रयासों का एकीकरण किया जाएगा। नशीले पदार्थों के दुरुपयोग को समाप्त करने के लिए उठाए गए अन्य कदम, नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम 1985, नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अवैध व्यापार रोकथाम अधिनियम 1988, नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन ऑन NAPDDR 2018-25, नशा मुक्त भारत अभियान NMBA 2020। भारत में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की स्थिति। मादक पदार्थों के दुरुपयोग पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2019 के अनुसार शराब के उपयोग की व्यापकता, वर्तमान में 10 से 75 वर्ष की आयु के बीच 14.6% लोग शराब का सेवन करते हैं। कैनबिस और ओपियोइड्स जैसे माइनस हेरोइन भारत में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले प्रचलित नशीले पदार्थ हैं। नशीले पदार्थों के उपयोग के पीछे प्रमुख कारक सामाजिक कारक जैसे माइनस साथियों का दबाव, पारिवारिक कलह और सामाजिक अलगाव, आर्थिक कारक जैसे माइनस बेरोजगारी और गरीबी, मनोवैज्ञानिक कारक जैसे माइनस एंजाइटी और अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, शैक्षणिक बायतारे संबंधी तनाव जैसे माइनस शिक्षा और नौकरियों से संबंधित अधिक दबाव जोखिम को बढ़ाता है, विशेषकर युवाओं में। उपलब्धता, भारत गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच स्थित है। 6.4.4 तलाश पहल, तलाश इनिशिएटिव। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स नेस्टिस ने यूनिसेफ इंडिया के साथ मिलकर तलाश पहल शुरू की है। नेस्ट्स केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत कार्य करता है। तलाश का अर्थ है ट्राइबल एप्टीट्यूड, लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ एस्टीम। तलाश पहल के बारे में, ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों EMRS में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, शैक्षणिक एवं व्यक्तित्व विकास दोनों को समर्थन देना है। EMRS केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। इसके तहत उन ब्लॉकों में जनजातीय विद्यार्थियों को आवासीय शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाती है जहां अनुसूचित जनजातियों ST की आबादी 50% से अधिक होती है। यह एक छात्रोन्मुख डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करता है। साइकोमेट्रिक मूल्यांकन, यह NCERT की तमन्ना पहल से प्रेरित है। कैरियर परामर्श, जीवन कौशल और आत्मसम्मान मॉड्यूल, शिक्षकों के लिए ई-लर्निंग। 6.4.5 विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति सोफाई 2025 रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। वैश्विक भूखमरी 2022 के स्तर से घटकर 2024 में अनुमानित 8.2% रह गई। हालांकि अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के अधिकांश उपक्षेत्रों में भूखमरी बढ़ती जा रही है। वर्ष 2021 से मध्यम या गंभीर खाद्य असुरक्षा में कमी आई है। 2023 और 2024 के दौरान खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ीं। इससे वैश्विक स्तर पर स्वस्थ आहार की औसत लागत बढ़ गई। महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया भर में खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति को बढ़ावा दिया है। इस वृद्धि के बावजूद विश्व में स्वस्थ आहार का खर्च वहन करने में असमर्थ लोगों की संख्या 2019 के 2.76 बिलियन से घटकर 2024 में 2.60 बिलियन हो गई। 15-49 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं में एनीमिया और वयस्क लोगों में मोटापा वैश्विक स्तर पर बढ़ रहा है। वर्ष 2012 में 12.1% तथा 2022 में 15.8% लोग मोटापे से ग्रसित थे। भारत से संबंधित निष्कर्ष।
भारत को छोड़कर अन्य निम्न मध्यम आय वाले देशों में स्वस्थ आहार का खर्च वहन करने में असमर्थ लोगों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। केरल में मछुआरों और शौक विक्रेताओं द्वारा मोबाइल फोन के उपयोग से मूल्य असमानता एवं अपव्यय में कमी आई है। सोफाई 2025 के बारे में सोफाई रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की एक संयुक्त पहल है। उद्देश्य: ये सतत विकास लक्ष्य 2 SDG 2 के टारगेट 2.1 और 2.2 के लिए वार्षिक वैश्विक निगरानी रिपोर्ट है। SDG 2 का उद्देश्य सभी रूपों में भूखमरी, खाद्य असुरक्षा और कुपोषण को समाप्त करना है। 6.4.4 मुख्य सिफारिशें: समयबद्ध और लक्षित राजकोषीय उपाय किए जाने चाहिए, जैसे आवश्यक वस्तुओं पर अस्थायी कर राहत एवं सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम। बाजारों को स्थिर करने के लिए राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों को अनुरूप बनाया जाना चाहिए। मूल्य अस्थिरता को प्रबंधित करने और सट्टेबाजी को रोकने के लिए मजबूत कृषि बाजार सूचना प्रणालियां महत्वपूर्ण हैं। स्मार्ट क्विज विषय की